चलिए यारों, शुरू से शुरू करते हैं। कल आपको एक चीज कही थी मैंने कि जो बचपन से पढ़ते हुए आए 25%, 10%, 400 करोड़ वाला, उसमें कुछ चेंज आया है। मेहनत की क्या घर जाके? यस, मिला कुछ नया लिमिट, आंख लगा रखी है उन्होंने। समझ में आया? पहले कहां तक रुक जाते थे, फिर भी वो सोचते थे कि ठीक है 4000 करोड़ बस हो गया। अगला लिमिट कौन सा ले आए? 1 लाख करोड़ का। बिकॉज भारत का शेयर मार्केट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब जब आज हम उसको पढ़ने के लिए जाएंगे तब आपको एक और बहुत प्यारी चीज पढ़ाऊंगा जो मेरे हिसाब से आपने एग्जीक्यूटिव में नहीं पढ़ी होगी, प्रोफेशनल में भी वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसको आज पढ़ के देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। चलो मुझे एक बार बताओ, सबसे पहले ये जो मिनिमम पब्लिक शेड्यूलिंग होती है, अगर मुझे बेयर एक्ट से क्रॉस चेक करने जाना है तो मुझे आईसीडीआर में मिलेगा क्या? याद करो। नहीं, ना तो आईसीडीआर में मिलेगा ना ही एलओडीआर में मिलेगा। याद करो कि एग्जीक्यूटिव में मिनिमम पब्लिक शेड्यूलिंग आपने कहां पढ़ा था? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में। और उसमें भी अगर आप और थोड़ा सा दिमाग को जोर देकर याद करोगे तो उसके भी रूल्स में पढ़ा था। तो अगर हमको ये अमेंडेड पार्ट ढूंढना है कि सर हम देखना चाहते हैं कि बेयर एक्ट में कैसा दिखता है अब, तो आपको ये आईसीडीआर में नहीं मिलेगा, इसके लिए जाना पड़ेगा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स में। चलो, सारे रूल्स सेबी की वेबसाइट में मिलते हैं। जाते हैं हम लीगल में, जाते हैं लीगल में हमेशा हम रेगुलेशन में चले जाते थे बिकॉज आईसीडीआर वगैरह रेगुलेशन है। इस बार हम जाएंगे रूल्स में। जब हम रूल्स में जाएंगे, ये हमको सारे रूल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट। अरे ओ मम्मी, जल्दी आओ और बैठो। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, बिल्कुल ठीक है, तो यहां पे मिले। अब इसके अंदर हम जाते हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957 के अंदर। अब इसमें बैरक को डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास बैरक आ गई सामने। चलो, अब ये पूरा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल है। अब इसके अंदर अगर हम ढूंढना चाहते हैं मिनिमम पब्लिक शेड्यूलिंग, तो एक तो बहुत मेहनत करके ढूंढ सकते हैं, या फिर हम आराम से पब्लिक शेड्यूलिंग करके ढूंढ सकते हैं। यस यस, ये रहा। चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे गुंडी, संभालो अपने आप को। इधर आओ इधर आओ। नहीं नहीं, टॉपिक ट्रिकी है थोड़ा सा, ध्यान दोगे तो मजा आएगा, वरना एकदम घर जाके सोचते रहोगे कि सर आज एससीआर चैप्टर चेंज हुआ क्या। आईसीडीआर चल रहा है अपना, आईसीडीआर बस एक रेफरेंस है, उसके लिए अपन को एससीआर की तरफ जाना पड़ा। तो वहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी सी चीज़ पढ़ोगे, ट्रस्ट मी, ये आपने नहीं पढ़ी होगी, मुझे ऐसा लगता है। जिसने पढ़ी है तो बहुत सुंदर बात है। आ जाओ। सबसे पहले तो कंटिन्यूस लिस्टिंग एग्रीमेंट, आज ये मौका मिला है हमको सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल को बेयर एक्ट से देखने का। 19A, every listed company other than public sector company shall maintain public shareholding of at least 25%। तो अब हम बेयर एक्ट पे तो हम सिलेबस से बाहर आ चुके हैं, तो कुछ चीजें जो हमको जनरली पता नहीं होती यहाँ पे पता चलेगी। हम कभी कभी कुछ कंपनीज को देखते हैं, उस कंपनी के अंदर हमको यार ये 25% मेंटेन ही नहीं कर रखा है इन लोगों ने, फिर भी लिस्टेड है, ये क्या बात हुई? पार्शियलिटी। तो ये 25% का रूल किस पे अप्लाई नहीं करता है? पब्लिक सेक्टर कंपनी पे। तो आपको एलआईसी जैसी कुछ कंपनीज दिख जाएगी जिसमें उन्होंने मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग मेंटेन ही नहीं कर रखी थी फॉर एग्जांपल, फिर भी लिस्टेड है, ये क्या बात हुई? बिकॉज ये रूल अप्लाई नहीं करता है अदर देन पब्लिक सेक्टर कंपनी पे। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो एवरी लिस्टेड कंपनी शेल मेंटेन पब्लिक शेयरहोल्डिंग ऑफ एटलीस्ट 25%। तो मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग का गोल्डन परसेंटेज हमेशा क्या रहेगा? 25%। अब समझना अच्छे से। प्रोवाइडेड दैट एवरी लिस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी व्हिच हैज पब्लिक शेयरहोल्डिंग। अब ये पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए पूरी कहानी है कि उसको क्या करना होगा। ठीक है 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 ठीक है। चलो, हम लोग हमारे काम की चीज पे आते हैं। रुको, यस, हमारे काम की चीज यहां पर है। एग्जैक्टली मैं आऊं तो रूल नंबर, क्या रूल नंबर आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है, तो आप लोग इधर आ जाओ, छोड़ दो, सीधे हमारे काम की चीज पे आते हैं। ये हम एससीआरए रूल्स के अंदर ही हैं, पेज नंबर 14-15 पे। अगर आपको दिखाऊं तो बस मैंने पीडीएफ चेंज किया, वही वाला रूल है, मैंने पहले से ढूंढ के रखा है तो समय बचेगा हमारा। 14-15, इधर आओ। द मिनिमम ऑफर एंड अलॉटमेंट टू पब्लिक इन टर्म्स ऑफ एन ऑफर डॉक्यूमेंट शैल बी, ये पहले से पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट 25% ऑफ ईच क्लास और काइंड ऑफ इक्विटी शेयर और डिबेंचर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर इशूड बाय द कंपनी इफ द पोस्ट इशू शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैलकुलेटेड ऑफर प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू 1600 करोड़। ये पहले से पता है, अप टू 600 करोड़। अगर लेस देन या इक्वल टू 1600 करोड़ है तो 25% का रूल है। फर्दर,
at least such percentage of each class or kind of equity shares or debentures convertible into equity share issued by the company equivalent to the value of 400 crore. Minimum public shareholding 400 crore की चाहिए if the post issue capital of the company calculated the offer price is more than 1600 crore but less than or equal to 4000 crore. ये भी हमारा पढ़ा हुआ था. अब नई चीज आने वाली है. At least 10% of each class or kind of equity share or debenture convertible to equity share issued by the company if post issue capital of the company calculated offer price is above 4000 crore. अभी तक यही था. अब अमेंडमेंट होकर के आया है बट लेस देन और इक्वल टू 1 लाख करोड़. तो पहले अप टू 4000 करोड़ पे पूरा का पूरा इशू खत्म हो जाता था, लेकिन अब उसके बाद में एक और लिमिट आ गई है. अप टू 4000 करोड़ के बाद में 4000 करोड़ से ज्यादा और अप टू 1 लाख करोड़, और लिमिट यहां पर है 10% की. अब आगे की चीज, at least such percentage of each class or kind of equity shares or debentures convertible into equity shares issued by the company equivalent to the value of 5000 crore rupees. 5000 crore का पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए and at least 5% of each such class, और परसेंटेज 5% और अमाउंट दे रखा है 5000 करोड़. ये होना चाहिए आपका पब्लिक के पास में in the form of equity or convertible security issued by company if the post issue capital of the company calculated at offer price is above 1 lakh crore. अगर 1 लाख करोड़ से ज्यादा है तो 5% and 5000 करोड़, इन दोनों को आपको सेटिस्फाई करके चलना है. कम से कम 5000 करोड़ पब्लिक के पास होना चाहिए और 5% होना चाहिए. मैं आपको बता रहा हूं 5000 करोड़ बोलना इररिलेवेंट है. समझ में आ रहा है किसी को क्यों? बस अगर 1 लाख करोड़ से ज्यादा है तो मिनिमम 5% होगा, तो 5000 करोड़ तो वैसे ही होगा ना. अगर आज आपका 1 लाख 1 करोड़ भी है तो भी उसका 5% 5000 करोड़ हो गया, तो 5000 करोड़ तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड ही हो रहा है. कोई परेशानी की बात नहीं है. बात समझ में आ रही है? अगर यहां पर ये एंड ना देके और दे देते तो बात अलग हो जाती, तो अपन को 5% कंप्लाई नहीं करना पड़ता. फिर हम हमेशा क्या कंप्लाई करते? 5000 करोड़. उसका मतलब ये हो जाता कि एक कंपनी का कैपिटल 1 लाख करोड़ है या 2 लाख करोड़ है या 10 लाख करोड़ है, उसको 5000 करोड़ ही रखना पड़ता. उतने की नीड होती. सबको बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने 5000 करोड़ एंड 5% बोल दिया है, तो जब हमें 5% कंप्लाई करना ही है तो 5000 करोड़ इररिलेवेंट हो जाता है, वो तो ऑटोमेटिकली कंप्लाई होने ही वाला है. अब एक बार सबसे पहले जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है पहले उसको समराइज कर लेते हैं, फिर एक अच्छी चीज पढ़ेंगे आज. मैं शुरुआत में बोला, अभी बोला, शुरुआत के जो लेक्चर्स हम आईसीडीआर पढ़ते हैं, हम ये सोच के नहीं पढ़ते हैं कि आईसीडीआर पे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हम हैंडल कर पाए. वो तो करना ही है, पर हम इसको इतना अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हमारा बेस इतना अच्छा हो जाए, बेरैक्ट रीडिंग इतना अच्छा हो जाए कि बाकी चैप्टर्स में हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट, मतलब फिर हम बाकी चैप्टर को नोट्स और मॉड्यूल के बेस से ही पढ़ते हैं, बट वो इतना स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि आईसीडीआर अपन ने अच्छे से पढ़ा है. तो आईसीडीआर में इट इज़ नॉट जस्ट हम पढ़ रहे हैं कि आईसीडीआर क्या है, हम ये भी साथ में पढ़ रहे हैं कि पढ़ते कैसे हैं, कहाँ पे रेफरेंस आएगा तो कब बेरैक्ट के पास जाना है, ये सब चीज़ें हम आईसीडीआर में पढ़ते हुए चलते हैं. तो बी केयरफुल इन आईसीडीआर. चल अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं. यस, ये सब कल हमने लिखा था, राइट? चलो अब इस चार्ट को हम लोग वापस लिखते हैं. कल मैंने आपको कुछ पेन डाउन करवाया नहीं था, अब एक फ्रेश तरीके से बनाता हूँ मैं चार्ट कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले इसको क्लोज करते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें कहने की कोशिश करें कि कितना होना चाहिए मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग. ये डिपेंड करता है कि आपका पोस्ट इशू कैपिटल कितना होने वाला है बेस्ड ऑन इशू प्राइस. ठीक है, ये तो याद भी रह जाता था हमको हमेशा से. अगर आपका ये है अप टू 1600 करोड़ तो आपका मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग हमेशा की तरह रहता है 25%, कोई डाउट ही नहीं है. इफ इट इज 1600 करोड़ से ज्यादा, 1600 करोड़ से ज्यादा, लेकिन ये है 4000 करोड़ तक, अप टू 4000 करोड़, 4000 करोड़ तक. लेकिन रुक जाओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर. लेस देन और इक्वल टू 4000 करोड़, ये ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि 4000 करोड़ के अबव जो है ना वो नेक्स्ट लिमिट जाती है. मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? तो प्रैक्टिकली कहने का मतलब ये है कि 1600 करोड़ तक यहां पर है और यहां से 1600 करोड़ एंड 1 रुपी से यहां पर आते हैं. सबको बात समझ में आ रही है? तो 1600 से लेकर 4000 करोड़ तक
की जो बात होती है वो सेकंड में कैटेगरी में आती थी, यहाँ पे कह देते कि हमको कितना होना चाहिए मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, 400 करोड़, सेम एग्जीक्यूटिव। अब इसके बाद में रैदर देन राइटिंग अप टू 4000 करोड़, ये नई लिमिट लेकर आ गए कि ये जब मैं लिख रहा हूँ 4000 करोड़ के आगे, इसका मतलब है 4000 करोड़ 1 रुपी से लेकर 1 लाख करोड़ तक ये नई लिमिट लेकर आ गए, विच इज व्हाट 10%। ये नई लिमिट आई है, मतलब नई लिमिट इसके नेक्स्ट आई है, बट अमेंडमेंट इसमें यहां पर आ गया, ये 1 लाख करोड़ तक कर दिया इन्होंने। और जो पूरी ही फ्रेश लिमिट आई है वो ये आई है 1 लाख करोड़ एंड अबव। तो इसका मतलब होता है मोर देन और इक्वल टू 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ से ज्यादा, रुक जाओ, 1 लाख करोड़ से ज्यादा है ना, तो इक्वल टू नहीं आएगा यहाँ पे, मोर देन 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ तक पिछले में आ गया, और 1 लाख करोड़ 1 रुपी और उससे ज्यादा यहां पर आ गया। एंड द लिमिट प्रैक्टिकली हमें पता है इट इज 5%, बट फिर भी हम अकेडमिकली हमारे चेकर को सेटिस्फाई करने के लिए लिख देते हैं 5000 करोड़ एंड 5% ऑफ कैपिटल। ये तो आपको ध्यान रखना कि 5000 करोड़ 5% ऑफ कैपिटल है। ये अमेंडमेंट सबसे पहले सबके दिमाग में बैठ गया, इजी है। अब हम एक डिस्कशन करते हैं थोड़ा सिलेबस के बाहर निकल के। पहले तो ये हो गया, ये आपको कंपल्सरीली पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रेलेवेंट है। एंड सिंस दिस इज अ वेरी नॉट वेरी ओल्ड अमेंडमेंट, अ रीसेंट अमेंडमेंट, तो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ये पूरा लिखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AM करके सर्कल, अमेंडमेंट है। अब एक नई चीज मैं आपको बताता हूँ, अच्छे समझना। हम लोगों को क्या लगता है जनरली, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना सही दे रखा है, तो हमें क्या लगता है, प्लीज डोंट कम लेट, ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्लीज डोंट कम लेट। ये सुनो ना, सब लोग टाइम पे आया करो, है ना। तो कोशिश क्या रहता है, मजा उसमें क्या रहता है, थोड़ा सा एक सब्जेक्ट की तरफ एक्साइटमेंट रहता है। मैं समझता हूँ आप लोग कभी कभी बहुत परेशान रहते हैं, बिकॉज आपके इतने सब्जेक्ट्स, इतने सिलेबस, सब परेशान हो जाते हो आप लोग। बट कोशिश करो टाइम पे आओ, तो क्या एक सब्जेक्ट पॉजिटिव तरीके से शुरू होता है, ठीक है ना। चलो अब अपन लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ रहे हैं। हमें क्या लगता है जनरली एक माइंडसेट कैसा है, क्योंकि हमें सिलेबस में लिमिटेड चीज दे रखी है, हमें लगता है कि मान लीजिए आज रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस का कैपिटल है फॉर एग्जाम्पल 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ का कैपिटल है। नहीं, अभी तो नई लिमिट में आ जाएगा ये। रिलायंस का कैपिटल एग्जाम्पल लेता हूं मैं 2000 करोड़, इस अमेंडमेंट के पहले, अमेंडमेंट छोड़ दो इसके पहले, कल तक आपको जो पता था 2000 करोड़ का कैपिटल है, तो रिलायंस पे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की रिक्वायरमेंट कितनी आ जाएगी, 400 करोड़ की आ जाएगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सेकंड स्लैब में बैठता है, ठीक है। मान लीजिए इस अमेंडमेंट के पहले रिलायंस की कैपिटल है 10,000 करोड़, तो वो 10% के लिमिट में आ जाता है, सही बात है, थर्ड स्लैब में आ जाता था, तो लाइफ एकदम आसान थी, कोई परेशानी की बात नहीं थी। अभी भी उसी स्लैब में बैठ रहा है। तो हमें क्या लगता है उससे कि रिलायंस की आज कैपिटल है 10,000 करोड़, तो उसके लिए मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 10% की रिक्वायरमेंट है, यही लगता है ना अपन को। ये गलत इंटरप्रिटेशन है। एग्जाम में सेटिस्फाई हो जाएगा, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग लिख के आ जाएंगे, बट रिलायंस को भी आज 25% की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मेंटेन करनी पड़ती है। सर ऐसा क्यों? अब आओ आराम से, यहां तक अपन ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद का पढ़ते हैं जो जनरली हमारे सिलेबस में नहीं होता है। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। यस, यहां से पढ़ना है, अच्छे से देखना क्या लिखा है। प्रोवाइडेड दैट द कंपनी रेफर्ड इन सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 3। सर सब क्लॉज 2 और 3 वाली कंपनीज कौन सी है? सब क्लॉज 2 कौन सी है? ये वाली जिनका मोर देन 1600 करोड़ है और लेस देन 4000 करोड़ है, ये सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 3 हो गई जो 4000 करोड़ से ज्यादा है और अब 1 लाख करोड़ से कम है, ठीक है। पहले 2 और 3 में ही सब कंपनीज कवर हो जाती थी, है ना, क्योंकि 3 के आगे कुछ था ही नहीं, तो 4000 करोड़ के ऊपर सारी कंपनीज हो गई। 2 और 3 से कम कौन सी बचती थी पहले? सिर्फ जिनका 1600 करोड़ से कम है, जिन पे ऑलरेडी 25% ही है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। तो पहले जब 2 और 3 लिखा होता था उसका मतलब था कि ऑलरेडी जिन पे 25% है वो तो क्लॉज 1 में कवर्ड है, क्लॉज 2 और 3 में कवर्ड है 400 करोड़ की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जिनको बोलिए और 10% जिनको बोलिए, सही है। अब क्या लिखा है आगे सुनना। प्रोवाइडेड दैट द कंपनी रेफर्ड टू इन सब क्लॉज 2 and 3 शैल इंक्रीज इट्स पब्लिक शेयर होल्डिंग टू एटलीस्ट 25% विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो रिलायंस ने जब अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट कराया होगा तब उसको बोला था कि अभी आपका मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 10% ही है, प्रिज्यूमिंग कि उनका 10,000 करोड़ है, उनको बोला 10% ही है। लेकिन सुनो 3 साल के अंदर ये जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है ये कितना ले जाना?
25% तक लेके जाना। तो प्रैक्टिकली हर कंपनी के ऊपर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग इज हाउ मच 25%। ये सब कंपनीज को बस उनके आईपीओ के समय थोड़ा समय दिया जाता है कि यार अभी आपका मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 10% ही रहेगा, आप इतनी बड़ी कंपनी हो तो थोड़े 3 साल के अंदर इंश्योर कि आप 25% की लिमिट टच कर लो। वापस एक बार, प्रोवाइडेड दैट द कंपनी referred to in subclause 2 and subclause 3 shall increase its public shareholding to at least 25% within a period of 3 years from the date of listing of securities in the manner specified by SEBI. Are we understanding? जबरदस्त। अब आते हैं यहां पर, ये जो अभी नई नई कंपनी आई है 1 लाख करोड़ 4000 करोड़ टू 1 लाख करोड़ तो 10% ही है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा जिनका कैपिटल है उन पे 5% या 5000 करोड़ है, उनको क्या बोला है? Provided that the company referred to in this subclause 4, अभी नया वाला, shall increase its public shareholding to at least 10%। इनके ऊपर 5% है ना, तो इनको बोला कि सुनो 10% कर लेना विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years, कि 2 साल में 10% तो कर ही लेना, and at least 25% within a period of 5 years from the date of listing of securities। तो आज की तारीख में ये जो हम प्रोविजन पढ़ते हैं ये एक्चुअली इनकम्प्लीट प्रोविजन होता है, बट इससे हमारे एग्जाम का काम होता है। हम एग्जीक्यूटिव पास होकर आ गए ना इस प्रोविजन के भरोसे, तो मस्ती में तो हम आगे प्रोफेशनली पास होकर चले जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। बट दिस इज समथिंग टू नो कि ये जो हम पढ़ते हैं 25%, 400 करोड़, 10%, ये अच्छा है, बट ये सिर्फ कुछ समय के लिए मिलता है। इवेंचुअली एवरी कंपनी हैज टू कंप्लाई विद 25%। तो यहां पर अगर मैं डिटेल में कवर नहीं करना चाहूं तो ये जो कंपनी, ये तो ऑलरेडी 25 है, हाँ ना? जो कंपनीज यहां पे फिट होती है ऑलरेडी 25% है, प्रॉब्लम नहीं है। जो यहां और यहां कवर हो रही है और वो अपना आईपीओ लेकर आ रही है, वो आईपीओ लेकर आ रही है और उनको भी बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, आपने अगर 400 करोड़ पब्लिक के पास रखा तो भी चलेगा, या 10% पब्लिक के पास रहा तो भी चलेगा। इनको 3 साल के अंदर 25% की रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी है जिस दिन उनको लिस्टिंग परमिशन मिली। और वहीं ये जो नई लिमिट आई है, इनको बोला है कि आप पे भी सिर्फ 5% है ना, कोई बात नहीं, आपको 2 साल के अंदर 10% टच करना है और 5 ईयर्स के अंदर आपको 25% टच करना है। तो आपको धीरे धीरे अपने शेयर्स को इवेंचुअली पब्लिक को देना पड़ेगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग? कहीं कोई कंफ्यूजन की बात है? नहीं, दैट विल बी इट। ठीक है, प्रोविजन क्लियर है, ये पेन डाउन कर लो। अभी तक एज ऑन डेट, जैसे कि आज मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं, आज की डेट है 27 जून 2022। इस डेट तक जो आईसीएसआई का मॉड्यूल आया है उसमें ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है ना, अभी तक भी नहीं। अब होता क्या है आईसीएसआई का, जब आप एग्जाम देने जाओगे उसके पहले वो मॉड्यूल दे देते हैं नया वाला, उसमें अपडेट कर देते हैं। अब तब आप क्या मॉड्यूल को क्रॉस चेक करते थोड़ी बैठते हो उसे कंपेयर करते हुए, तो इसलिए हम लोग ये पढ़ के चल रहे हैं, ये एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। किसी व्यक्ति को अगर फर्दर रीड करने का मस्ती होता है, सर हम ये और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा बेरैक पे, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स के पास। बस अब ये पेन डाउन कर लो, वहीं पे नीचे जगह 1.28 पे। Are we done? किसी के दिलो दिमाग में कोई सवाल? चलो, तो फिर आज तूफान मचाने वाले हम लोग। जैसे ही पेन डाउन कंप्लीट होता है, मस्त नोट्स वोट्स बंद करके बैठ जाओ। आहा, अच्छा, क्या बात है। इसी दिन के लिए क्लासेस ज्वाइन की थी कि एक दिन आएगा जब सर बोल देंगे कि बस अब नोट्स बंद कर दो।
अब बेंच पे खड़े हो जाओ, नहीं नहीं बस रुको। किसने मूवी देखी है डेड पोएट सोसाइटी? डेड पोएट सोसाइटी नहीं देखी क्या? देखी आपने? अरे बहुत जबरदस्त, डेड पोएट सोसाइटी मूवी का नाम है। कभी समय, पूरी नहीं देखी? बहुत पुरानी मूवी है, कभी समय मिले एग्जाम के बाद तो ये मूवी देखना, बहुत जबरदस्त मूवी है, बहुत ही जबरदस्त मूवी है। चलो हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब आज आपको कुछ मस्त पढ़ाने की इच्छा है। 100% फोकस रखेंगे स्क्रीन के ऊपर और कहीं पे भी ध्यान नहीं। ये टॉपिक ऐसा है जो कि थोड़ा सा उलझा हुआ टॉपिक रहता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आप बच्चों ने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है। तो एग्जीक्यूटिव में भी थोड़ा सा ऐसा पढ़ते हैं कि हाँ बस ठीक है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट में पढ़ लिया और उसको ठीक है, एग्जाम में जाएंगे तो फटाफट से लिख के आ जाएंगे। मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो हम उसको एग्जाम के एक दिन पहले भी ऐसे पढ़ते हैं कि बस यहाँ पे रखा है और एग्जाम में बस वहाँ एग्जाम में डाल के और भूल गए, बस अब कुछ पूछो मत, 20% याद है हमको बस, ठीक है। तो केयरफुली पढ़ते हैं, इससे एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन पूछने की बहुत प्रबल संभावनाएं रखता है। तो 100% फोकस के साथ पे स्क्रीन पे रहेंगे। तकरीबन आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे के अंदर कोई बुक नहीं खोलनी है, एक चीज हम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के एक चार्ट के रूप में कवर करने की कोशिश करेंगे। 100% फोकस रखना, और अगर आपका फोकस इधर उधर होता है तो कुछ भी करके खुद को संभाल लेना 100%। चलो जीडीपीडी आप भी, ठीक है। 100% फोकस स्क्रीन पे। हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ द टॉपिक मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली चीज जो हम सबको पता है ऑलरेडी, वापस मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होता है? इट इज एटलीस्ट 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। बहुत आसान सी बात कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन हैज टू बी 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। ये गोल्डन चीज है, इसी के आसपास घूमना है हमको पूरा का पूरा, कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होता है? मिनिमम एटलीस्ट 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। कहने का मतलब है आज मैं रिलायंस का पोस्ट इशू कैपिटल देखता हूं, मतलब अभी पोस्ट इशू कैपिटल मतलब हम कोई इशू कर रहे हैं, आईपीओ एफपीओ कर रहे हैं, उसके बाद में कितना कैपिटल होने वाला है। ऑलरेडी कैपिटल था 5000 सीआर, 1000 सीआर का हम इशू कर रहे हैं, तो पोस्ट इशू कैपिटल जाएगा 6000 सीआर। बहुत आसान है। पोस्ट इशू कैपिटल का 20% तो प्रमोटर के पास होना ही चाहिए। मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ये कहता है आसान भाषा में कि प्रमोटर भाई साहब आप जनता से पैसे ले रहे हो, लो, पर आपको अपनी जेब से भी पैसा लगाना पड़ेगा। तो सर कितना लगाना पड़ेगा? कि टोटल कैपिटल का 20% आपके पास होना चाहिए। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर एक इशू का 20% होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे कि मुकेश अंबानी के पास, मुकेश अंबानी साहब के पास अभी रिलायंस के 50% शेयर्स है अप्रॉक्स। तो अभी अगर मुकेश अंबानी साहब रिलायंस का एक एफपीओ लेकर आते हैं तो उनको उस एफपीओ में 20% लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज उस एफपीओ में वो कुछ ना भी लें तो भी पोस्ट इशू कैपिटल का उनका 20% तो उनके पास होगा ही। एग्जाम्पल, आज 10,000 करोड़ है मान लीजिए हैं रिलायंस का कैपिटल, उन 10,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ ऑलरेडी किसके पास है? मुकेश अंबानी साहब के पास है, ठीक है। अब वो 2,000 करोड़ का और एफपीओ लेकर आ रहे हैं, तो टोटल कितना कैप हो जाएगा? 12,000 करोड़। मिनिमम पब्लिक मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कहता है इनके पास 20% होना चाहिए पोस्ट इशू कैपिटल का। 12,000 करोड़ का 20% कितना? 240 करोड़ के आसपास आ रहा है क्या? 240 करोड़। तो इनके पास होना चाहिए 240 करोड़। अरे ये ऑलरेडी कितना लेके बैठे हैं? 500 करोड़। तो इनको इस 2,000 करोड़ के एफपीओ में कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हर एक एफपीओ में इनको 20% लेना पड़ेगा ऐसा नहीं है, इनको इंश्योर करना पड़ेगा कि पोस्ट इशू कैपिटल का 20% इनके पास है। जब तक इनके पास 20% है कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक कंपनी है, वो कंपनी का कैपिटल है 5,000 करोड़, पर उनके प्रमोटर के पास उसका 1,000 करोड़ ही है, वो 20% ही लेके बैठा है अभी भी। एग्जिस्टिंग कैपिटल 5,000 करोड़ है, उसके पास उसका 20% 1,000 करोड़ ही है। ये कंपनी कम्स अप विद 1,000 करोड़ का एफपीओ। अब यहां प्रॉब्लम कैसा है? ऑलरेडी कंपनी का कैपिटल है 5,000 करोड़, 1 करोड़ का एफपीओ हो जाएगा, कंपनी का कैपिटल हो जाएगा 6,000 करोड़। 6,000 करोड़ का 20% कितना होगा? 120 करोड़। लेकिन प्रमोटर के पास तो सिर्फ कितना है? 100 करोड़ ना। तो उसको उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको 20 करोड़ इस एफपीओ में भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें मतलब नहीं है कि हर आईपीओ एफपीओ में आप कितना करो, हमें मतलब है कि टोटल सब होने के बाद, इश्यू होने के बाद जो कैपिटल है उसका 20% प्रमोटर के पास होना चाहिए। इजी एंड क्लियर? चलो
अब यहां पर कभी कभी प्रमोटर के पास उतना पैसा नहीं होता, सो देयर इज अ कंसेप्ट अंडर आईसीडीआर ऑफ हेल्पर। पूरा फोकस स्क्रीन पे। ये जो 25% आपको रखना होता है, उसमें एक कंसेप्ट आईसीडीआर में, द कंसेप्ट ऑफ हेल्पर। सर हेल्पर क्या होता है? हेल्पर में 5 लोग आते हैं, 100% फोकस स्क्रीन पे। हेल्पर में 5 लोग आते हैं। एआईएफ, एआईएफ बोले तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, मैंने एक एक बैटरी मान, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, घर के पास वाली चीजों को भूल जाते हो, दूर का याद कर रहे हो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और लास्ट आती है इंश्योरेंस कंपनीज रजिस्टर्ड विद आईआरडीए। इन 5 लोगों को हम नाम दे रहे हैं हेल्पर। एग्जाम में हेल्पर लिखना मत। ये हेल्पर, ये 5 लोग कौन हैं? ये 5 लोग हैं जो प्रमोटर की मदद कर सकते हैं। ये 5 लोग हैं जो प्रमोटर की मदद कर सकते हैं। लॉ ने प्रमोटर को बोला है कि कंपल्सरीली 20% आपके पास होना चाहिए। प्रमोटर के पास अगर कभी कोई शॉर्टफॉल है तो ये 5 हेल्पर हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। वो जो पैसा होगा वो भी कैलकुलेट किया जाएगा एज प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। मतलब वही बात कि अगर एक कंपनी की कैपिटल 10,000 करोड़, पोस्ट इशू कैपिटल है 10,000 करोड़, तो प्रमोटर के पास 2,000 करोड़ होना चाहिए। मान लो प्रमोटर के पास 1,500 करोड़ ही है, ये 500 करोड़ का शॉर्टफॉल है, क्या करें? इन 5 में से किसी एक ने ले लिया अगर वो, तो मान लिया जाएगा मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन सेटिस्फाइड है। सो दीज आर हेल्पर who can help the promoter in complying with the minimum promoter contribution। बात समझ में आ रही है सबको? बट किसी की हेल्प करने का एक मतलब होता है। मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति खुद काम कर रहा है और आप उसकी क्या कर रहे हो? हेल्प। कभी कभी क्या होता है जीवन में, माता जी किचन में है, हमने कहा मम्मी क्या हेल्प चाहिए? मम्मी कहती है यार ये दूध संभालना और ये चाय बना दे और सब्जी बना देना, और मम्मी चली जाती है। तो वहां पे हम मम्मी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, फिर काम मम्मी ने हमको दे दिया है। तो हेल्प का मतलब मेन होता है कि समवन एल्स इज डूइंग द जॉब एंड यू आर सिंपली हेल्पिंग। अब यहाँ पे मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में हेल्प का कंसेप्ट आया, तो कभी कभी कुछ प्रमोटर क्या करने लग गए, ठीक है ना भाई 20% ले लो तुम लोग। तो वहां पे एक और सब लिमिट आई दैट दीज पीपल कैन हेल्प, बट दीज पीपल कैन मैक्सिमम हेल्प हाउ मच? 10%। मैक्सिमम 10%। तो प्रमोटर को कम से कम 10% तो अपने जेब से लेना ही पड़ेगा, और 10% के लिए वो हेल्प ले सकता है। अब ये मैं एक प्रोविजन मैं उसके बात करूं, बाकी नॉर्मली स्पीकिंग प्रमोटर हैज टू एंश्योर दैट 20% ऑफ द पोस्ट इश्यू कैपिटल ही हैज टू होल्ड, कंपल्सरी रूल, बात खत्म। बट ये कुछ केसेस में एक्सेप्शन दिया है, कुछ केसेस मतलब यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां पे किसी कंपनी को ऐसा लगता है कि प्रमोटर से नहीं हो पा रहा है, तो प्रमोटर इन 5 लोगों में से किसी की भी हेल्प ले सकता है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक मतलब वो कोई भी बैंक चलेगा, जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं शेड्यूल्ड। शेड्यूल का मतलब समझते हैं ना? आरबीआई एक्ट, एक एक्ट होगा, उस एक्ट के एंड में जो शेड्यूल होंगे उसके अंदर उसका नाम लिखा होगा। एक गधो हाँ ना, अपन जैसे कि कहते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इसका मतलब क्या है कि उनका जो एक्ट है ST SC एक्ट, उसके एक्ट के लॉज, एक्ट के सेक्शंस खत्म होने के बाद शेड्यूल्स हैं। उन शेड्यूल में जिन जिन कास्ट का नाम लिखा है वो सब शेड्यूल कास्ट, उन शेड्यूल में जिन जिन ट्राइब का नाम लिखा है वो सब शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब इज नॉट एक्चुअली अ कास्ट और ट्राइब, इट इज अ लिस्ट ऑफ कास्ट एंड लिस्ट ऑफ ट्राइब व्हिच हैव बीन गिवन बेनिफिट्स। तो उनको हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं। ये कोई कास्ट नहीं है, दिस इज अ लिस्ट ऑफ कास्ट। वैसे ही ट्राइब लिस्ट ऑफ, वैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक मतलब लिस्ट ऑफ बैंक्स हैं। तो आरबीआई का एक एक्ट होगा, उसके किसी शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट ऑफ बैंक दिए उन सबको शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। सब क्लियर है यहाँ पे भी? चल, वो सेम एक कोऑपरेटिव एक्ट होगा बैंक्स का, उसके अंदर, उसके शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट दे रखी होगी वो हो जाएगी शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक। शेड्यूल का मतलब इतना सा होता है कि कहीं किसी एक्ट के शेड्यूल में एक लिस्ट दे रखा है, उस लिस्ट में जो जो इंक्लूड होगा वो शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक हो जाएंगे, ऐसा। और एक्ट में आपने पढ़ा होगा ना कि पहले एक्ट्स होते हैं, सेक्शन होते हैं, फिर मल्टीपल शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल 1 2 3 4 5, तो अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग लिस्ट दे रखी होती है, ऐसा। तो शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक अगर लिखा है मतलब कोई किसी एक्ट की किसी शेड्यूल में लिस्ट दे रखी होगी कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो जो जो उस लिस्ट में इंक्लूडेड है वो हो जाएंगे शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स। वेरी इजी। ये हेल्पर है, इनसे हेल्प ले सकते हैं, बट मैक्सिमम हेल्प कितनी ले सकते हैं? 10% की। लाइफ बहुत आसान चल रही है अभी भी, कोई परेशानी की बात नहीं, ठीक है। तो हमने पढ़ा मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन एटलीस्ट 20% ऑफ द पोस्ट इश्यू कैपिटल उनको लाना पड़ता है, ये हेल्पर का कंसेप्ट है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं और क्या कंसेप्ट है। ये जो 20% लाना होता है ना एक व्यक्ति को, ये वो ला सकता है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। दूसरी चीज अच्छे से, that this can be brought in the form of equity
और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। कि व्यक्ति चाहे तो इसको इक्विटी के फॉर्म में ला सकता है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के फॉर्म में भी ला सकता है। मतलब अगर आज प्रमोटर कोई कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदता है, दैट इज एलिजिबल फॉर 20%, क्योंकि वो आज तो कल इक्विटी बनने वाला है। तो इक्विटी खरीद के आप 20% को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो ऑब्वियस था आप कन्वर्टेबल सिक्योरिटी खरीद कर भी 20% को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसके कुछ रूल्स आते हैं, वो रूल्स अलग से देखने होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट हाँ, आप इक्विटी शेयर्स खरीद के भी सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं 20% का, या फिर आप कन्वर्टेबल सिक्योरिटी भी खरीदते हैं तो भी आप वो 20% की लिमिट को सेटिस्फाई करते हैं। वंडरफुल। अब इसके बाद में हाँ, एक बहुत खास पॉइंट है, ये आप सबको याद भी होगा। एक कंसेप्ट आता है फिर, एग्जम्पशंस फ्रॉम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। एग्जम्पशंस, इसमें भी अमेंडमेंट आया था, कुछ समय पहले आया था अमेंडमेंट, तो वो शायद आपको पता भी हो। एग्जम्पशन फ्रॉम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, कि कुछ प्रमोटर को मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत ही बढ़िया। क्या एग्जम्पशंस है? पहला एग्जम्पशन तो सबसे प्यारा है, नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर। बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कंपनी का कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर ही नहीं है तो उस कंपनी के अंदर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ऐसी कंपनी इसमें आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है, उनको कहा जाता है प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। एक ऐसी कंपनी इसमें कभी प्रमोटर ही नहीं है, उसे कहा जाता है प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। और उसका मैंने थोड़े समय पहले एक डिस्कशन में लिया था। ऐसा क्यों कहा जाता है, उसका रीजन ये है, नॉर्मली कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनता है? आइडियली सब शेयर होल्डर मिला के क्वालिफाइड व्यक्ति को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, जो कंपनी को बेस्ट तरीके से चला पाए। बट ये है थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर है वो खुद को बना देता है ना मैनेजिंग डायरेक्टर। आज मुकेश अंबानी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस, नॉट बिकॉज ही इज द बेस्ट पर्सन टू मैनेज दैट कंपनी, not because of that reason. He might be the best person, but that is not the reason. He is there because he has the shares of the company. और वहीं अगर एक कंपनी जिसमें किसी के भी पास ऐसे ज़्यादा शेयर्स नहीं है, तो वो लोग किसी IIM वगैरह बड़े कॉलेज से पास किया हुआ बहुत एक्सपीरियंस किए व्यक्ति को अपॉइंट कर देंगे ना, तो उसे कहा जाएगा प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी के। वहाँ पे जो व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर्स बने, वो इसलिए नहीं बने क्योंकि उनके पास शेयर्स हैं, वो इसलिए बने क्योंकि जिन लोगों के पास शेयर्स हैं उन्होंने उसको अपॉइंट किया है। आई होप यू आर गेटिंग अ फेयर आइडिया। बट खैर वो बहुत लेस पॉसिबिलिटी है, ये सब सिलेबस में नहीं, ये सब समझने की बात है। प्रोफेशनली मैनेज कंपनी हमारे लिए क्लियर है कि भाई साहब जो प्रमोटर होता है वही व्यक्ति अपॉइंट करता है मोस्टली खुद को। लेकिन अगर किसी कंपनी में प्रमोटर ही नहीं है तो वहाँ पे प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का रूल नहीं आएगा। आसान बात, ठीक है। सो एग्जाम्पशन में सबसे पहला पॉइंट आ गया, नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर। ठीक है, ये तो ईजी है। दूसरा पॉइंट है जिसके अंदर अमेंडमेंट आया था, वो क्या कह रहा है कि और क्या एग्जाम्पशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पशन है, कोई भी अगर ऐसी कंपनी है, ठीक है, आप बताओ आपने क्या पढ़ा था पहले? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ट्रैक रिकॉर्ड है, दैट हैज बीन अमेंडेड। 100% फोकस ऑन द स्क्रीन। एनी कंपनी विच इज फ्रीक्वेंटली लिस्टेड फॉर 3 years, ये तो सर पहले भी था, रुको तो सही। फ्रीक्वेंटली लिस्टेड फॉर 3 years प्लस फिर यहां पे आपने पढ़ा था विच हैज अ डिविडेंड पेमेंट रिकॉर्ड ऑफ लास्ट 3 years। dividend payment record for 3 years. Now this has been amended. इसकी जगह क्या आ गया है, अब कह रहे हैं कि frequently listed for 3 years plus 95% of your investor grievances have been redressed, जो आपके लास्ट क्वार्टर एंड तक आए। तो आज अगर अपन खड़े हैं इन द मंथ ऑफ जून, तो अपन क्वार्टर देखते हैं, तो अगर अपना शुरू होता है अप्रैल से, तो अप्रैल मई जून, ये तो रनिंग क्वार्टर हुआ ना। पिछला क्वार्टर का एंड हुआ होगा जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च एंड तक जितने भी इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस आए थे उसमें से 95% हैव बीन रेड्रेस्ड, उनको अपन ने आंसर कर दिया। ठीक है, ये कंडीशन है। साथ में एक और कंडीशन आई है, दैट द कंपनी इज इन कंप्लायंस ऑफ LODR रेगुलेशन, कि हम LODR रेगुलेशन को कंप्लाई कर रहे हैं अच्छे से फॉर लास्ट 3 years। तो अब एग्जाम्पशन 2 हो चुके हैं। एक एग्जाम्पशन ये हो गया, इफ यू डू नॉट हैव एनी आइडेंटिफाइबल प्रमोटर, तो एग्जाम्पशन तो बात ही खत्म हो गई। दूसरा एग्जाम्पशन ऐसा आ चुका है, इफ द शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड फॉर लास्ट 3 years, ओके, as well as 95% of investor grievances have been redressed up till the last quarter end,
एज वेल एज यू आर कंप्लाइंग विथ LODR फॉर लास्ट 3 years. अगर ये 3 कंडीशन कंप्लाइड है यहाँ पे, तो भी आपकी कंपनी को प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता नहीं है. लॉजिक इतना सा है दैट योर कंपनी सो कंप्लायंट विथ लॉ दैट वी डोंट नीड दिस रिक्वायरमेंट कि प्रमोटर को पैसा लगाना पड़ेगा तभी लोगों से पैसा लोगे. कोई टेंशन नहीं है, आप प्रमोटर कंट्रीब्यूशन से एग्जम्प्टेड हो. लॉजिकल. इसमें एक छोटा सा पॉइंट और आता है. LODR आपको 3 साल तक कंप्लाई करने के बाद तो ठीक है, बट इफ स्टार मार्क करके 1 लिख देता हूं और स्टार मार्क 1 यहां लिखने की कोशिश करता हूं मैं. क्या कहने की क्वेश्चन है? बट इफ यू आर इन ए नॉन कंप्लायंस विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन ऑफ BOD, आपका पिछले 3 सालों में नॉन कंप्लायंस हुआ है BOD के कॉन्स्टिट्यूशन का. कि आपको BOD जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है. जैसे कि अपन ने लिस्टेड कंपनी में LODR में बचपन में पढ़ा है कि आपके अंदर इट शुड हैव एन आइडियल मिक्स ऑफ एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव. फिर कुछ केसेस मतलब आपका चेयरपर्सन कौन है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रखने हैं, कितने आपके नॉन एग्जीक्यूटिव रहेंगे, इंडिपेंडेंट कितने. ये सब पूरा गेम है. ये कॉम्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपने गलती की इन लास्ट 3 years, तो रिक्वायरमेंट ऊपर क्या LODR को कंप्लाई करना है फॉर लास्ट 3 years. लेकिन यार सर कंप्लायंस में एक आधा बार हमसे गलती हो गई थी, नॉन कंप्लायंस होता, लेकिन किसमें? BOD के कॉम्पोजिशन में. But now we have complied. Then still you are allowed. तो ये एक नॉन कंप्लायंस इग्नोर कर सकते हैं. तो ऐसा है कि जनरली एग्जाम्शन में कब आते हैं? अगर आपने पिछले 3 साल में LODR का कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं किया है, LODR को कंप्लाई किया फॉर लास्ट 3 years, और उसका एक एग्जाम्शन इतना सा है कि लेकिन सुनो ना, एक नॉन कंप्लायंस है जो हम इग्नोर कर देंगे. अगर BOD के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नॉन कंप्लायंस था और वो बाद में आपने कंप्लाई भी कर दिया है, तो हम उसे इग्नोर करने को रेडी हैं. उसके अलावा कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है. नहीं है साहब. फ्रीक्वेंटली डेटेड हो? हाँ साहब. और साथ में 95% इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेस की? हाँ साहब. तो आपके ऊपर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? अगर आप इसको कभी कभी बहुत ओवर थिंक करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. कैसे? कि ये मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के एग्जम्पशन के एक पॉइंट का भी एग्जम्पशन है, बट इतना लंबा चौड़ा दिमाग को क्यों आपको परेशान करना है? आसान सा पॉइंट है. मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के अंदर एग्जम्पशन आता है नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर. ये एक पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट है जिसमें 3 कंडीशन है. पहली कंडीशन आती है आपकी सेम, फ्रीक्वेंटली डेटेड फॉर लास्ट 3 years. दूसरी कंडीशन आ जाती है 95% इन्वेस्टर ग्रीवेंस वाली. और तीसरी आ जाती है दैट LODR के आप कंप्लायंस में थे. उसका एक छोटा सा है कि हाँ एक नॉन कंप्लायंस इग्नोर हो जाता है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ BOD वाला. बिल्कुल आसान है. चलो, तो ये हो गई बात एग्जाम्शन की. चलो सर, बहुत ही बढ़िया चल रहा है. फिर एक और प्रोविजन आता है जो बच्चों को परेशान करता है. अमेंडमेंट है यहां पे भी. लॉक इन. लॉक इन का प्रोविजन. लॉक इन के प्रोविजन के अंदर क्या पढ़ना पड़ता है? पहले तो व्हाट डू वी मीन बाय लॉक इन? वेरी इजी कंसेप्ट. लॉक इन सिंपली मींस कि ये सिक्योरिटी पे 1 साल का लॉक इन है. मतलब 1 साल तक इन सिक्योरिटीज को हम बेच नहीं सकते. अब लॉक इन के अंदर क्या है, अच्छे समझना. सबसे पहले आता है मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की बात कर देते हैं कि जो भी मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है अलॉन्ग विथ हेल्पर. हेल्पर के साथ उनका मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन होता है ना. अगर है हेल्पर तो इसके ऊपर लॉक इन कितना रहेगा? आपने बचपन में पढ़ा होगा 3 years फ्रॉम द डेट. क्या डेट पढ़ा था? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन और डेट ऑफ अलॉटमेंट, विच एवर इज लेटर. ऐसा कुछ पढ़ा होगा. ये सब हटा दिया उन्होंने. सबसे पहले तो ये पूरा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन और ये सब हटा के सिंपल कर दिया डेट ऑफ अलॉटमेंट. ये तो इजी हो गया. And the tenure of 3 years has been reduced now to a tenure of 18 months. So now it is reduced. अब बहुत आसान हो गया कि जो भी मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है उनका हर एक का 20% वगैरह का, उसके ऊपर लॉक इन लगेगा 18 months का. और 18 months स्टार मार्क 2 यहां पे लिख देता हूं मैं, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि कहां से होगा. पहले जो इतना कॉम्प्लिकेशन, डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन सब हटा दिया. फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. आपको जब कमर्शियल प्रोडक्शन करना है करो डेट ऑफ अलॉटमेंट. क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनी से कमर्शियल प्रोडक्शन कर ही नहीं रही है ना. IT कंपनीज है, कमर्शियल प्रोडक्शन हमारा कुछ होता ही नहीं. हम तो क्या इंटरमीडिएट, बस यहाँ से लेके जोमेटो क्या करती है, यहाँ से लेके यहाँ पे देती है. तो कहने का मतलब पेटीएम, तो बहुत सारी कंपनी अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंडा था तो बहुत आसान कर दिया. 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. खेलो.
बात खत्म, बहुत ईजी। सुनना अच्छे से। तो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 18 मंथ्स हो गया, जो पहले आपने 3 इयर्स कहीं पे पढ़ा होगा। फिर आपने तभी पढ़ा होगा जो प्रमोटर्स के पास था ओवर एंड अबव द मिनिमम कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर लॉक इन लगता था 1 ईयर का। उसकी बात करते हैं। मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पे 18 मंथ्स हो चुका है, एंड नाउ ओवर एंड अबव एक्सेस ओवर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है ना? मुकेश अंबानी आईसीडीआर बोलता है 20% होल्ड करके रखो, वो 50% होल्ड करके बैठ रहा है ना, उनको मस्ती है एक्स्ट्रा लेने की। तो ये जो ओवर एंड अबव है सर, इस पे क्या लॉक इन होगा? जिस दिन आईपीओ होता है, जिस दिन सबको अलॉटमेंट होता है, उसके बाद जो पहले 1 ईयर था, ये उन्होंने कर दिया है 6 मंथ्स। और याद रखना इजी है, 3 ईयर को 18 मंथ्स किया, मतलब उसको हाफ किया ना, तो ये भी हाफ हो गया। 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। बहुत इजी है लाइफ, अभी भी कोई चिंता की बात नहीं कि ठीक है सर। तो जो पहले का था प्रैक्टिकली सर बस लॉक इन हाफ हो चुका है। तो जो प्रमोटर का मिनिमम कंट्रीब्यूशन, आज अगर आईपीओ हो रहा है, बेस्ट एग्जांपल अभी आईपीओ हुआ पेटीएम का, थोड़े समय पहले हुआ आईपीओ, अभी तो एलआईसी भी हो चुका है। पेटीएम के आईपीओ में विजय शंकर ही नाम है, राइट? कोई करेक्ट करना चाहता तो मिस्टर विजय, टू माय लिमिटेड नॉलेज सो फार एज आई रिमेंबर, मिस्टर विजय शंकर वो पेटीएम के ओनर हैं, प्रमोटर हैं, ठीक है? उनके पास पेटीएम के बहुत सारे शेयर्स हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस दिन वो आईपीओ लेकर आए, उस दिन विजय शंकर जी के पास एग्जाम्पल 40% शेयर्स थे प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, 40% पेटीएम के शेयर्स उन्हीं के पास थे, और 60% के अंदर थोड़े बाहर लोगों को दे रखे हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह के पास है, और उन्होंने थोड़े शेयर्स का किया था आईपीओ। ओके, वेरी गुड। नाउ 40% शेयर्स उनके पास है आईपीओ के दिन, प्रमोटर के पास कम से कम कितने होने चाहिए? 20%। सेटिस्फाइड है? 20% से और एक्स्ट्रा 20%, रुको एग्जाम्पल समझने के लिए करता हूं, 35% शेयर्स उनके पास, प्रमोटर के पास 20% होने चाहिए, उन्होंने 15% एक्स्ट्रा होल्ड कर रखे हैं। तो जिस दिन आईपीओ हो गया, सबको अलॉटमेंट हो गया, वहां से 18 मंथ्स तक, वो अपने 20% शेयर्स को बेच नहीं सकते, और वहां से 6 मंथ्स तक वो अपने 15% शेयर्स को बेच नहीं सकते। तो जो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन था उसका लॉक इन हो जाएगा 18 मंथ्स, और जो ओवर एंड अबव खुद की मस्ती में उन्होंने होल्ड कर रखा है, उसका लॉक इन हो जाएगा 6 मंथ्स। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी। चलो इसमें फर्दर एक और पॉइंट है, समझना अच्छे से। इनका कहना है इफ ये जो 18 मंथ्स का लॉक इन है, इसी में इफ मेजॉरिटी इशू प्रोसीड्स, हम ये आईपीओ कर रहे हैं, पेटीएम का आईपीओ कर रहे हैं विजय शंकर जी, तो आईपीओ में जो पैसा आ रहा है, ये जो मेजॉरिटी इशू प्रोसीड्स इज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो पैसा हम ले रहे हैं पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ले रहे हैं, तो फिर उस केस में 18 मंथ्स नहीं, पुराना ही रूल आएगा 3 इयर्स, पर रहेगा वो फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ही। पुराना रूल आएगा जो अमेंडमेंट के पहले था, लेकिन अमेंडमेंट पे क्या पहले का पूरा नहीं आएगा फ्रॉम द डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, नहीं, वो हो जाएगा 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। इफ आप आईपीओ के अंदर जो पैसा ले रहे हैं दैट इज मेजॉरिटी, अब उन्होंने मेजॉरिटी बोला है, परसेंटेज नहीं बोला है, तो हो सकता है थोड़े समय में क्लैरिटी देंगे। अभी बोला है उन्होंने सिर्फ इतना सा, इफ द मेजॉरिटी इशू प्रोसीड जो आईपीओ में आ रही है दैट इज यूज फॉर कैपिटल पर्पस, देन मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी लॉक्ड इन फॉर 3 इयर्स। ओके, एंड सर जो एक्सेस होगा वो कितने समय के लिए लॉक इन होगा? इफ एक्सेस के केस में भी मेजॉरिटी इशू प्रोसीड इज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, देन यहां पे भी लॉक इन हो जाएगा 1 ईयर का, मतलब पुराना जैसा, बट फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। स्टार 2 का मतलब सबको समझ में आ रहा है ना? फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो ये मत समझना कि जब इशू प्रोसीड्स का सब्सटैंशियल पैसा आ रहा है वो, तब वो अमेंडमेंट के पहले का है, बट अमेंडमेंट के पहले का मतलब वो फ्रॉम द डेट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन वाला गेम ही नहीं है, वो गेम ही हटा दिया है। अब जो भी टेन्योर होगा वो होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ये हो गई बात आपकी सबसे पहले मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन की। 1 मिनट के लिए रुको और फिर मुझे बताओ कि अच्छे से समझा कि नहीं समझा। ये बात दिमाग में बैठी क्या? मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन है वो 18 मंथ्स हो चुका है, लेकिन अगर पूरा इशू प्रोसीजर मेजॉरिटी इशू प्रोसीजर कैपिटल के लिए है तो वो 3 ईयर हो जाता है, और वही ओवर जो एक्सेस प्रमोटर के पास है वो नॉर्मली 6 मंथ्स है, बट अगर कैपिटल वही सब्सटैंशियल इशू जो आ रहा है वो आ रहा है कैपिटल पर्पस के लिए, तो वो लॉक इन हो जाएगा 1 ईयर के लिए। तो आज मैं विजय शंकर हूँ, आईपीओ आया, 35% मेरे पास थे, और जो पैसा ले रहा हूँ वो सबसे मेजॉरिटी पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं ले रहा हूँ, तो मेरा 20% विल बी लॉक इन फॉर 18 मंथ्स, 15% विल बी लॉक इन फॉर 6 मंथ्स।
वहीं जो मैं इशू प्रोसीज ले रहा हूँ वो पूरा मैं कैपिटल पर्पस के लिए ले रहा हूँ, तो उसके अंदर मेरा 20% विल बी लॉक्ड इन फॉर 3 years एंड दैट 15% विल लॉक्ड इन फॉर 1 year. इजी टू अंडरस्टैंड, इजी. इसके बाद में एक और चीज पढ़ी थी तब हमने, आज जब पेटीएम आईपीओ कर रहा है तब ये तो प्रमोटर और उसके हेल्पर के पास जो शेयर्स हो गए उनकी बात हो गई, दूसरों के पास भी तो शेयर्स हैं. एग्जाम्पल, मेरे पास आज रिलायंस रिटेल के शेयर्स हैं. रिलायंस रिटेल का आईपीओ आया ही नहीं अभी तक. मेरे पास HCFL करके कंपनी है, HDFC की सब्सिडी, उसके शेयर्स हैं, उसका आईपीओ तो अभी तक आया ही नहीं है. तो कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर खरीदते हैं. उनको मस्ती है, वो खरीदते हैं. अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स आप खरीद सकते हैं मार्केट में, बट उसका प्रॉब्लम क्या आता है अनलिस्टेड कंपनी. मुझे बताओ कि कोई भी व्यक्ति अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदेगा तो प्रॉब्लम क्या फेस करेगा? लिक्विडिटी ना. लिस्टेड कंपनी के शेयर हम मस्ती से स्टॉक एक्सचेंज पे बेचते हैं, हमारे जो ब्रोकर के अकाउंट उससे मस्ती से बिक जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स लिस्टेड है. अनलिस्टेड के अंदर आपको बेचते टाइम खुद को ढूंढना पड़ता है. तेरे को शेयर चाहिए क्या, तेरे को चाहिए तो मेरे डीमैट से डीमैट में ट्रांसफर कराता हूँ, ब्रोकर करवा देगा और आपको उससे पैसा लेना पड़ेगा. पहला. दूसरा प्रॉब्लम, रेट भी फिक्स नहीं होती ना, आपको नेगोशिएट करनी पड़ेगी रेट. बट वहां पे आजकल क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो जो हम ग्रे मार्केट कहते हैं वैसा कुछ काम करता है, जिसमें कुछ ब्रोकर्स नहीं क्या कर रखा है, बड़े बड़े ब्रोकर्स ने, उनके पास हजारों क्लाइंट है, तो वही बोलते हैं जब हमें बेचना होता है उनके पास जाते हैं कि हमें ये रिलायंस रिटेल के शेयर्स बेचने हैं, कितने में बिकेगा. तो वो एक प्राइस रेगुलेट करता है. रेगुलेट इन सेंस कि उनके पास बहुत सारे लोग हैं ना, तो उनके अरे हाँ भी इस प्राइस में बिकवा दूंगा, फिर आप उसको बोलते हो तो वो आपके शेयर्स को बिकवा देता है. तो एक छोटा सा स्टॉक एक्सचेंज जैसा कुछ ब्रोकर ही चला रहे हैं, तो वहां पे आपके बिक जाते हैं अगर कभी बेचना है, बट प्राइस क्या होगी जो उसने बोल दी वो ऐसा. अब वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी पीरियोडिकली, महीने में एक बार या हफ्ते में एक दो बार, वो कभी कभी अनलिस्टेड शेयर्स के प्राइस ऐसे आपको भेजते रहते हैं. ठीक है, जिससे कि आपको एक आइडिया रहता है कि इसके आसपास प्राइस चल रहा है. चलो हम आते हैं वापस हमारे टॉपिक पे. मतलब सर कुछ ऐसे शेयर होल्डर भी होते हैं जो आईपीओ के पहले से शेयर्स खरीद के बैठे हैं कंपनी के. हाँ, उन्हें हम कहते हैं प्री इशू शेयर होल्डर्स. अब प्री इशू शेयर होल्डर्स के ऊपर भी लॉक इन है. क्या पढ़ा था याद करो, 100% एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा ये. लॉक इन फॉर प्री इशू शेयर होल्डर्स. याद करो क्या था, बेशर्मो 1 year पड़ा था. ठीक है, तो जो 1 year था वो रिड्यूस होकर क्या हो चुका है 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. सिंपल. तो अब प्री इशू शेयर होल्डर, जब आईपीओ आ रहा है तब जो प्रमोटर के अलावा भी, प्रमोटर और हेल्पर के अलावा भी जो लोग शेयर्स होल्ड करके बैठे हैं वो भी उन्हें 6 महीने तक बेच नहीं सकते. तो प्री इशू शेयर होल्डर्स के ऊपर लॉक इन आ जाता है फॉर 6 months. ठीक है सर, बट यहां पे कुछ लोगों को एग्जम्प्ट किया हुआ है. ऑफ कोर्स इसके अंदर कौन से लोग कवर नहीं होते, एक्सक्लूडिंग, एक तो शेयर्स अलॉटेड टू एम्प्लॉइज ईसॉप वगैरह के नाम पे, एम्प्लॉइज अंडर ईसॉप. मतलब एक व्यक्ति ने कंपनी का शेयर, एम्प्लॉय था, ईसॉप की स्कीम में रजिस्टर होकर 2 साल तक एम्प्लॉयमेंट में रह के और फिर उसको ईसॉप में शेयर मिले. अभी तक कंपनी लिस्टेड नहीं है, अब कंपनी ने आईपीओ कर दिया, तो इसके शेयर को आप 1 साल तक लॉक इन कर दोगे, 6 months तक लॉक इन कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना. तो उन्होंने बोला कि भाई जो प्री इशू शेयर होल्डर है, जिन्होंने मार्केट से शेयर खरीदे कंपनी के, उन पे लॉक इन लगेगा, लेकिन जो एम्प्लॉइज हैं उन पे लॉक इन नहीं लगेगा. एक. और दूसरा लॉक इन नहीं लगता है शेयर्स हेल्ड बाय ईसॉप ट्रस्ट. याद आ रहा है, ईसॉप जब भी इंप्लीमेंट करते हैं तो डायरेक्ट रूट से होता है, इनडायरेक्ट रूट से होता है. तो कभी कभी ईसॉप जो है ना, वो ईसॉप ट्रस्ट के पास भी कुछ शेयर्स पड़े हैं, तो उनके ऊपर भी लॉक इन नहीं लगता है. तो शेयर्स अलॉटेड टू एम्प्लॉय अंडर ईसॉप एंड शेयर्स held by ESOP trust, इन दोनों को एक्सेप्शन में रखा, एक्सक्लूड किया है. इनके अलावा जो भी प्री इशू शेयर होल्डर्स हैं उन सब के ऊपर 6 months का लग जाता है लॉक इन. दिस इज टू एंश्योर दैट द प्राइसेस आर स्टेबलाइज्ड. वरना क्या होता है, आईपीओ थोड़ा सा हायर प्राइस पे होता है. अब जो लोगों ने प्री इशू शेयर होल्डर हैं उनके पास तो बहुत कम रेट का शेयर है, अब उन्होंने तुरंत आईपीओ होने के बाद ही बेच दिया, तो उसमें रिस्क क्या रहती है कि एकदम से प्राइस फॉल ना हो जाए, बिकॉज प्री इशू शेयर होल्डर बहुत सारे होते हैं. तो 6 months का लॉक इन लगा दिया है कि प्राइस थोड़ी स्टेबल हो जाएगी, फिर आप टप्पे टप्पे में बेचते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ जी, प्रमोटर तो नहीं, प्रमोटर ऊपर कवर हो गए. अपार्ट फ्रॉम प्रमोटर एंड हेल्पर, जो प्री इशू अदर शेयर होल्डर्स हैं. बिल्कुल ठीक है. ठीक है, ठीक है. हाँ हाँ, वापस मैं रिपीट कर देता हूँ मेरी लाइन को भी. तो उनका क्वेश्चन ऐसा है कि आज मैं प्रमोटर हूँ, विजय शंकर, पेटीएम 10 सालों से मेरी कंपनी है, मैं 10 सालों से शेयर्स होल्ड करके बैठा हूँ. आज आईपीओ हुआ तो मैंने तो मेरा होल्ड कर रखा है नहीं,
आईपीओ होने के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट का मतलब नॉट द डेट ऑफ अलॉटमेंट टू यू, द डेट ऑफ अलॉटमेंट टू पब्लिक इन द पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में जब पब्लिक को शेयर्स अलॉट हो रहे हैं वहां से 3 साल का, अब 18 मंथ्स का आप पे लॉक इन लगेगा। 3 साल का अगर कैपिटल पर्पस है, अदरवाइज 18 मंथ 6 मंथ्स। तो ये सब है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट इन पब्लिक इशू। तो जिस आईपीओ के कारण आपके ऊपर ये लॉक इन का रिक्वायरमेंट आ रहा है उसके अलॉटमेंट के 6 मंथ्स 18 मंथ्स 3 ईयर जो भी टेन्योर है वहां तक का लॉक इन लगेगा। आर यू ऑल विथ मी अप टिल हियर? ये पूरा खेल हो गया लॉक इन का, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान के हिसाब से चलते हैं तो दिसंबर 22, जून 23 एंड दिसंबर 23 इसके अंदर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन आ ही सकता है, आ ही सकता है। बिकॉज इसमें चेंजेस पिछले कुछ हिस्ट्री में इतने ज्यादा चेंजेस हुए हैं और इस पे अभी तक इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो एकदम बैठे हुए, एग्जामिनर का वन ऑफ फेवरेट टॉपिक रहता है, तो बस बैठे हुए वो लोग क्वेश्चन पूछने के कभी पूछ सकते हैं। है आसान, बस इसको लिंक करते हुए पढ़ो आप साथ साथ में, तो बहुत ईजी जाएगा। चलो ये हो गया। इसके बाद में हाँ एक और बात कर लेते हैं, हाँ ये भी अच्छी बात है। यस, प्लेज एंड ट्रांसफर। अच्छा, प्लेज एंड ट्रांसफर, रैदर आपको इसको और इस तरह से पढ़ते हैं तो और इजी जाएगा। लॉक इन के नीचे टॉपिक के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लेज एंड ट्रांसफर ऑफ लॉक्ड इन सिक्योरिटी। आज मैं प्रमोटर हूं, जैसे ही मैं आईपीओ लेकर आया उसके बाद में 3 साल के लिए या 18 मंथ्स के लिए मेरी सिक्योरिटीज तो ब्लॉक हो जाएगी, लॉक इन में आ गई है। और ओवर एंड अबाउट जो है मेरा मिनिमम कंट्रीब्यूशन वो भी 6 मंथ्स के लिए या फिर 1 ईयर के लिए लॉक इन में आ गया। डिपेंड करता है कि जो इशू प्रोसीजर कैपिटल के लिए यूज कर रहा हूं कि नहीं, ठीक है। तो हम अभी मान करते हैं नॉन कैपिटल के लिए है, तो 18 मंथ्स एंड 6 मंथ्स इसके लिए मेरी सिक्योरिटीज क्या होने वाली है? लॉक इन। क्या इस दौरान मैं मेरी सिक्योरिटी को ट्रांसफर कर सकता हूं किसी को? क्या इस दौरान मैं मेरी सिक्योरिटीज को प्लेज कर सकता हूं? प्लेज का मतलब सब लोग समझते हैं, लोन लेके एज अ सिक्योरिटी देने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या इस दौरान मैं कर सकता हूं? क्या क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? चलो सबसे पहले आसान पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर डिफिकल्ट पार्ट पढ़ेंगे। ट्रांसफर, ट्रांसफर बहुत ईजी है। क्या हम ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज ऑफ कोर्स लॉक इन। का मतलब क्या है? लॉक इन का मतलब आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट इसका एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन ये है, यू कैन नॉट ट्रांसफर द सिक्योरिटी बट इट इज अलाउड टू बी ट्रांसफर्ड अमंग प्रमोटर्स। अमंग प्रमोटर्स इंटर से अलाउड है। तो आज मैं प्रमोटर हूं, 3 साल का मेरा लॉक इन चल रहा है या 18 मंथ्स का लॉक इन चल रहा है और मुझे पैसों की जरूरत ही अत्यंत, तो मैं किसी और प्रमोटर को, किसी और पर्सन इन चार्ज को, प्रमोटर ग्रुप में किसी को भी शेयर बेच सकता हूं। चलो, तो क्या ट्रांसफर करना अलाउड होता है लॉक्ड इन सिक्योरिटीज का? ये अलाउड है ओनली अमंग प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, पर्सन इन चार्ज। इन लोगों के आपस में हम लोग बेच खरीद सकते हैं, अदरवाइज पब्लिक को बेच नहीं सकते, तभी तो उसको लॉक इन कहते हैं हम लोग। बहुत आसान। अब दूसरा आता है प्लेज कर सकते हैं क्या? चलो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, ये हटाता हूं, प्लेज एंड ट्रांसफर ऑफ लॉक्ड इन सिक्योरिटी यहां पे लिख दिया। चलो अब प्लेज कर सकते हैं क्या? अब यहां पे केयरफुली समझना, प्लेज कर सकते हैं क्या? अब उसके अंदर भी 2 केसेस बनते हैं कि मैं प्लेज क्या करना चाह रहा हूं, मेरा मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ही प्लेज करना चाहता हूं या मैं ओवर एंड अबव को प्लेज करना चाह रहा हूं। मैं विजय शंकर हूं, मैं मेरे 20% वाले एरिया को प्लेज करना चाहता हूं या 15% वाले एरिया को प्लेज करना चाहता हूं। अगर मैं मेरे एक्सेस को प्लेज करना चाह रहा हूं, एक्सेस ओवर मिनिमम कंट्रीब्यूशन, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लेज कर सकते हो। लेकिन प्लेज आप कर सकते हो एंड मतलब जो आप लोन ले रहे हैं, है ना, तो उसका एक टर्म होना चाहिए कि आप ये सिक्योरिटी दे रहे हैं। ये ऑब्वियस सी बात है, मतलब अ प्रॉपर अग्रीमेंट करके आपको प्लेज करना है दैट यू आर टेकिंग लोन फॉर द कंपनी, यू आर टेकिंग लोन फॉर द कंपनी। और उस लोन का एक टर्म है, सैंक्शन ऑफ दिस, सैंक्शन जब आपने कराया उसका एक टर्म था कि आपको सिक्योरिटी देना, आप जबरदस्ती सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो। तो सिंपली ऑब्वियस सी बात है, जबरदस्ती थियोरेटिकल कंडीशन इसलिए हम पढ़ रहे हैं दैट दिस गिविंग ऑफ सिक्योरिटी, दिस प्लेज
is a term of the sanction of the loan. I repeat again. Giving of security, ये जो अपन pledge of security is a term of the sanction of the loan, which is very obvious. कि आप ऐसा तो करोगे नहीं कि लोन ले लोगे और फिर बाद में जबरदस्ती सिक्योरिटी दे रहे हो. नहीं, आपने जब लोन लिया होगा तब एक सेंशन में टर्म में लिखा होगा ना कि इसके बदले में हम हमारी सिक्योरिटी देने वाले हैं. सो दिस प्लेज शुड बी अ टर्म ऑफ द सेंशन ऑफ द प्लान. अब ये लाइन पढ़ने में बहुत लीगल लगती है, बट है ऑब्वियस सी लाइन है कि अगर हम किसी से लोन ले रहे हैं बैंक से, तो बैंक हमसे टर्म्स एंड कंडीशन में लिखवाता है कि आप सिक्योरिटी दे रहे हो. सो आप अपना एक्सेस जो है उसको प्लेज करके लोन ले सकते हो. लोन लेते हैं आप कंपनी के लिए ही. और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट जो कंडीशन हमारे बुक में लिखी हुई है, कंडीशन ये है, इट शुड बी अ टर्म ऑफ द सेंशन ऑफ द लोन. कि ये प्लेज जो है ये एक टर्म ऑफ द सेंशन ऑफ लोन होना चाहिए. रुक जाओ, ये हो गया एक्सेस, तो ये द प्लेज शुड बी अ टर्म of the sanction of the loan. That pledge should be a term of the sanction of the loan. अब इसको याद रखना पड़ता है लाइन को ऐसे, pledge should be a term of the sanction of the loan. बहुत आसान, समझने के लिए बहुत आसान है कि भैया हमने जो लोन लिया है उसके टर्म एंड कंडीशन में लिखा है, उसके कारण हम सिक्योरिटी दे रहे हैं. बहुत ऑब्वियस सी बात है. pledge should be a term of the sanction of the loan. ये एक्सेस ओवर मिनिमम कंट्रीब्यूशन के लिए लिमिट है. सर अगर हम एक्सेस की बात नहीं करते, हम बात करते हैं मिनिमम कंट्रीब्यूशन की 20% ही, तो अगर विजय शंकर के पास 35% शेयर्स है, वो जो 15% ओवर एंड अबव है वो तो वैसे भी उसने अपनी मस्ती के लिए लिया ना, उसको आप देना चाहते हो दो मस्ती से, लोन वोन लो, बस प्लेज शुड बी अ कंडीशन ऑफ द टर्म ऑफ द लोन, दैट इज ओके. अगर आप अपना मिनिमम 20% को ही लोन पे दे रहे हो, सर ये तो हम अलाउ नहीं करेंगे, ये क्या बात है, मिनिमम 20% तो होल्ड करना कंपलसरी है. अरे यार बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अगर ये लोन नहीं मिला तो पूरा इशू वेस्ट हो जाएगा. मतलब आज हम इशू क्यों कर रहे हैं, हम इशू इसलिए कर रहे हैं ताकि हम 1000 करोड़ रेस करें, और 1000 करोड़ रेस करके हम एक प्लांट डालें नया इन द सिटी ऑफ गुजरात, और उस प्लांट से हम ऑल ओवर इंडिया लेवल के ऊपर कंट्रोल कर सकें, हमारे प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर सकें. एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है. अब वो प्लांट डालने के लिए हमारा टोटल खर्चा जो लग रहा है वो है 1300 करोड़. 1000 करोड़ जो है वो तो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है. अब 300 करोड़ कम पड़ रहे हैं, 300 करोड़ का बैंक लोन ले लो. याद आ रहा है एक चीज पढ़ी थी हमने, 75% रूल. तो हम लोग कहां से अरेंज करते हैं, इशू से, इंटरनल अक्रूवल से, तो वो या फिर लोन ले लेते हैं. तो 1000 करोड़ हो गए इशू, इंटरनल अक्रूवल्स कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजकल कंपनी से प्रॉफिट कहां होता है, जो रिजर्व होगा, क्या बात कर रहे हैं अपन, है ना. तो 1000 करोड़ का हमने ले लिया है इशू प्रोसीड, 300 करोड़ का हमको लोन चाहिए. ये लोन कहां से लाए, कहां से लाए, कहां से लाए. एक काम करते हैं ना, हम बैंक से लोन ले लेते हैं. बैंक क्या मांगेगा, सिक्योरिटी. सिक्योरिटी के नाम पे कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, कुछ देने के लिए ही नहीं है. अब प्रमोटर ये कहता है कि ठीक है, मैं जो मेरे शेयर्स हैं ये सिक्योरिटी पे देने को रेडी हूं, पर ये शेयर्स तो मेरे क्या हैं, मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में लॉक इन है. तो लॉ कहता है चलेगा. क्या कहता है लॉ, अगर आप लोन ले रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ द इशू ओनली, जो आप इशू करके जो पैसा रेज कर रहे हैं उसको जहां लगाने वाले हो उसी को कंप्लाई करने के लिए, उसी पर्पस के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, और उस लोन के लिए प्रमोटर अपना मिनिमम कंट्रीब्यूशन भी प्लेज कर सकता है. शांति से थोड़ा थोड़ा समझा होगा, लिखता हूं अभी एक और बार अच्छे से समझेगा. मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ये अलाउड है, प्लेज जो है कर सकते हो आप, अलाउड है प्लेज करना. कब अलाउड है, दो कंडीशन. कंडीशन नंबर वन इज व्हेन यू आर टेकिंग दिस लोन, ये लोन हो रहा है फॉर फाइनेंसिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू ओनली. आप लोन किसी और काम के लिए नहीं ले रहे हो, यू आर टेकिंग दिस लोन फॉर फाइनेंसिंग द पर्पस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑफ दिस इशू ओनली. ये जो इशू के भाई ये पर्पस ही सर्व नहीं होगा तो लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेने के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो हम क्या करना चाहते हैं, हमारी सिक्योरिटी. एक तो प्रमोटर बोल रहा है मैं मेरे शेयर्स कंपनी के लिए प्लेज कर रहा हूं, इसको आप कैसे रोक सकते हो. बोला कि ठीक है. सो पहली कंडीशन है दैट द लोन शुड बी फॉर फाइनेंसिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू ओनली, किसी और पर्पस के लिए लोन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फॉर फाइनेंसिंग द पर्पस ऑफ द इशू. वन. और दूसरी कंडीशन वही भगवान का नाम लेके गाने गाते रहो, प्लेज शुड बी अ टर्म ऑफ द सेंशन ऑफ द लोन, कि ये जो प्लेज है वो टर्म में लिखा हुआ है.
सर बहुत ज्यादा कुछ हो गया, आराम से समझते हैं, कुछ नहीं। स्टार 1 मतलब अपन, आप ये ग्रीन वाला सवाल पूछ रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार लॉक इन को पूरा कंप्लीट करते हैं फिर आता हूँ उस पर, है ना। पहले लॉक इन को बिठाओ, लॉक इन मुश्किल है, वो तो इजी है, वो तो मैं वैसे ही समझा दूंगा। लॉक इन पे होल्ड करो, लॉक इन अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना तो कोई परेशान करने वाला टॉपिक नहीं है। इसके बाद में एक इनएलिजिबल सिक्योरिटीज है, वो परेशान करेगी, और लॉक इन, बस। अब इसको एक ही चार्ट में पूरा बैठ गया ना तो समझ में आता है ये और ये है, ताकि टॉपिक्स में इंटर कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले लॉक इन दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलो हम बात करते हैं लॉक इन। लॉक इन का मतलब कि प्रमोटर ने जो शेयर्स ले रखे हैं या फिर जिन लोगों के पास कंपनी के शेयर्स हैं, इशू होने के समय, आज हमारी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, तो पहले से जिन लोगों के पास शेयर्स है, तुम बेचना मत। तुमने अगर बेच दिए तो प्राइस फॉल हो जाएगी ना। आज आईपीओ कर रहे हम, एक माहौल बनाने वाले, एक प्राइस का माहौल होगा, तुम लोग बेचना मत। ये प्रमोटर तुम भी मत बेचना, प्रमोटर के हेल्पर तुम भी मत बेचना, और प्रमोटर के अलावा जो प्री इशू शेयर होल्डर है तुम लोग भी मत बेचना। ये तुम लोग बेचते हो, भरोसा नहीं है, लॉक इन लगाएंगे। तो आईसीडीआर ने कंपलसरी लॉक इन लगा दिया। प्रमोटर के मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पे लॉक इन लग गया 18 मंथ्स का फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। प्रमोटर के ओवर एंड अबव पे लॉक इन लग गया 6 मंथ्स का फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और प्रमोटर के अलावा जो अदर शेयर होल्डर्स हैं, हेल्पर तो प्रमोटर के साथ ही है, उनको छोड़ दो, जो अदर शेयर होल्डर हैं हमारे जैसे कि हम लोग भी कभी भी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, तो हमारे जैसे लोगों ने जो शेयर्स खरीद रखे हैं प्री इशू शेयर होल्डर अदर देन प्रमोटर हेल्पर्स, उन पे लॉक इन लगा दिया उन्होंने 6 मंथ्स का। चलो ये काम खत्म हो गया। अब हो गया, जब भी किसी व्यक्ति के पास में, यहाँ पे प्रमोटर की बात हो रही है प्लेज और ट्रांसफर के अंदर, क्यों प्रमोटर की बात है सर, ये अदर देन प्रमोटर शेयर होल्डर की बात क्यों नहीं करते हो? ये कंपनी के लिए कोई मेरे को बोलेगा ये कंपनी को पैसे की जरूरत है, तुम तुम्हारे 20,000 के शेयर्स दे दो, इसी बात कर रहे हो। तो ये जो अपन ये प्लेज और ट्रांसफर की बात करते हैं, ये प्री इशू शेयर होल्डर के लिए नहीं आता है, ये आता है प्रमोटर के लिए ही। और ट्रांसफर भी इंटर से प्रमोटर अलाउड है ना, तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर कर ही नहीं सकता हूं। तो इट इज जस्ट प्री इशू शेयर होल्डर के लिए नहीं है, ये प्रमोटर की कंट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसफर एंड प्लेज का, कि क्या हम प्रमोटर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? नाम ही लिखा है क्या, लॉक इन, तो ट्रांसफर तो नहीं कर सकते हो, बट ये सिर्फ अलाउड है थोड़ा सा, दैट इज इंटर से। प्रमोटर आपस में शेयर्स बेच खरीद सकते हैं, प्रमोटर ग्रुप में बेच खरीद सकते हैं, और पर्सन इन चार्ज प्रमोटर ही हो गया, उसका नाम अलग है, उसके साथ में बेच खरीद सकते हैं एकदम आराम से। तो ये लोग आपस में खरीद बेच सकते हैं, बाकी शेयर्स को बेचना अलाउड नहीं है। प्लेज कर सकते हैं क्या? अभी कंसेप्ट आसान है, बस उसका लिखने की लैंग्वेज डिफिकल्ट जाती है। तो क्या हम लॉक इन के दौरान हमारे शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हो। अगर मिनिमम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं आप, जो प्रमोटर का मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, तो 2 कंडीशन कंप्लाई की तो प्लेज कर सकते हो। पहली कंडीशन कि दिस लोन शुड बी फॉर फाइनेंसिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू ओनली, कुछ और काम के लिए नहीं। आप लोन क्यों ले रहे हो? अपने इशू के ऑब्जेक्ट के लिए, पहला। दूसरा वही थियोरेटिकल, दैट दिस लोन, दिस प्लेज शुड बी अ टर्म ऑफ द सैंक्शन ऑफ द लोन, कि आपके लोन में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये आप सिक्योरिटी आएगी तभी लोन मिलेगा। सो प्लेज शुड बी अ टर्म ऑफ द सैंक्शन ऑफ द लोन। और दूसरा, अगर ओवर एंड अबाउट दे रहे हो तो ठीक है, जहां देना है दो, बस इट शुड बी अ टर्म ऑफ द सैंक्शन ऑफ द लोन। ऐसा, आर यू ऑल विथ मी? थोड़ा थोड़ा साथ में चल रहे हैं। चलो एक बार जो अभी तक देखा उसको फटाफट क्विकली बता भी देता हूँ, फिर इसके बाद में एक और हैवी टॉपिक पे जाएंगे, फिर खत्म, कुछ नहीं पढ़ाना है मुझको। मुझे एक्चुअली अगर मैं प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की बात करूँ ना, तो टिंग टिंग टीडिंग सिर्फ मुझे आपसे बात करना बाकी है अबाउट इनएलिजिबल सिक्योरिटी। इनएलिजिबल सिक्योरिटीज भी झाग वाला टॉपिक एकदम, तो उसको आराम से पढ़ेंगे। बस उसके पहले बाकी सब स्थिर कर लेते हैं दिमाग में, कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन भैया जी कम से कम 20% होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हेल्पर है, ये 5 लोग हैं, ये 5 लोग प्रमोटर की मदद कर सकते हैं, बट मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? 10%। तो 10% प्रमोटर को लाना ही पड़ता है, ठीक है। ये 5 लोगों में कौन आते हैं? EIF, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनीज अंडर IRDA। वेरी इजी। उसके बाद में आते हैं, ये जब आप शेयर लाते हैं, ये आप इक्विटी शेयर के फॉर्म में भी ला सकते हैं, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी के फॉर्म में भी ला सकते हैं, दोनों ऑप्शन देते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक्सेम्पशन, कि कब किन कंपनीज में प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लाना ही नहीं है। तो उसके अंदर क्या है? पहला तो हो गया नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर, ठीक है। ये एंड वाली कंडीशन नहीं है, दोनों में से एक भी, दो एक्सेम्पशन है, आप किसी एक भी एग्जाम्पशन में कवर होते हैं तो आप पे प्रमोटर कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। फर्स्ट कंडीशन हो गई नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर, अगर आपकी कंपनी में आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है तो आपको प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लाने का सवाल ही नहीं आता, ये हो गई आइसोलेटेड। दूसरी कंडीशन है, उसमें 3 कंडीशन है एक्चुअली, दूसरे एग्जाम्पशन में 3 कंडीशन है। पहला आ जाता है उसके अंदर, कंपनीज फ्रीक्वेंटली लिस्टेड फॉर 3 years। आपको याद है बचपन में पढ़ा था आपने, हाउ डू यू जज वेदर कंपनी इज फ्रीक्वेंटली लिस्टेड और नॉट, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड और नॉट? 10% रूल, 10% रूल होता है, जिनको नहीं पता है मैं पढ़ाऊंगा आगे आराम से एक बार। 10% रूल होता है कि आप ये देखते हैं कि कंपनी के टोटल शेयर्स जो हैं उसका 10% पिछले 12 मंथ्स में ट्रेड हो रहा है या नहीं। तो 10% रूल से हम चेक करते हैं वेदर शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड और नॉट।
तो यहाँ पे कह रहे हैं द शेयर्स शुड बी फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड फॉर लास्ट 3 years, लिस्टेड होने चाहिए फ्रीक्वेंटली फॉर लास्ट 3 years, पहली कंडीशन ठीक है। दूसरी कंडीशन, द इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिसीव्ड अप टिल द लास्ट क्वार्टर हैव बीन 95% रिड्रेस्ड। आपने जो भी आपको लास्ट क्वार्टर एंड तक आई है वो 95% आपने कर दी है रिड्रेस। वंडरफुल, ये दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन, एलओडीआर को आप कंप्लाई कर रहे हैं फॉर लास्ट 3 years। ये आसान है। इसमें छोटा सा पॉइंट ध्यान रखने का, जिसमें *1 करके लिखा है, ये क्या है कि एलओडीआर को वैसे तो आपको लास्ट 3 years तक कंप्लाई करना है, ठीक है। एलओडीआर में बहुत कुछ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म पढ़ा होगा, बहुत कुछ है एलओडीआर के अंदर। तो उसमें ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी आता है कि आपके डायरेक्टर्स में कितने नॉन एग्जीक्यूटिव रहेंगे, कितने एग्जीक्यूटिव रहेंगे, एक वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी होगी आप पे, ये सब बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज पे 1 वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपलसरी होती है। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, अच्छी बात है अगर पढ़ा है तो ये होता है कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी, कि बीओडी में कौन कौन रहेगा। अगर किसी कंपनी ने कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी में गलती की है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीओडी में गलती की है, तो भी उसको एग्जम्पशन मिल सकता है, अगर उन्होंने वो जो नॉन कंप्लायंस है उसको अब करेक्ट कर लिया है। तो इफ देयर इज एनी अदर नॉन कंप्लायंस ऑफ एलओडीआर, तो आप एग्जम्पशन के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है, क्योंकि लॉ क्या कहता है, यू शुड बी इन कंप्लायंस ऑफ एलओडीआर फॉर लास्ट 3 years। नॉन कंप्लायंस किया तो एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी का, तो आप एलिजिबल हैं, बस वो नॉन कंप्लायंस को भी आप कंप्लाई कर दो। ऐसा, उसका रीजन भी ऐसा है, अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म या फिर रादर आई शुड से एलओडीआर के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करते हैं, तो उसका मतलब क्या, आपने कैसे प्रोविजन कंप्लाई नहीं किया, आपने रिलेटेड पार्टी कर ली, उसके लिए ऑडिट कमेटी का अप्रूवल नहीं लिया, आपने डिस्क्लोजर्स नहीं दिए, तो यहाँ पे कंपनी दिखती है कि कंपनी कुछ गलत काम करती है। लेकिन अगर बीओडी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का है तो ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अपन को कोई भी डायरेक्टर छोड़ के चला गया एकदम से, आपको 3 months समवेयर समय मिलता है किसी को अपॉइंट करने के लिए। अरे हम स्टूडेंट, हम थियोरेटिकली बोलते हैं अपॉइंट कर देंगे 3 months में, आप प्रैक्टिकली समझो, हमारी कंपनी एक व्यक्ति पे डिपेंडेंट थी, उसको काम पूरा हैंडल कर, 3 महीने में कैसे उसका रिप्लेसमेंट लेकर आओगे। तो कभी कभी इस तरह के नॉन कंप्लायंस कंपनी में होते हैं, बड़ी कंपनी में। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी चोर है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी कुछ गलत काम कर रही है। इट इज जस्ट कि देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीओडी के अंदर नॉन कंप्लायंस बहुत कॉमनली हो जाते हैं। एनी डायरेक्टर इफ डाइज टुडे, इफ एनी डायरेक्टर डाइज, तो कैसे हैंडल करोगे आप उस चीज को, करना मुश्किल हो जाता है। तो उस कारण से यहाँ पर ये वाला नॉन कंप्लायंस चलता है। बस अभी तक तो कंप्लाई कर दिया ना, हाँ कर दिया चलेगा, ऐसा, दैट इज द गेम। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? एंड दिस इज व्हाट वी हैव रेड सो फार। इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना भी नहीं है कि अगर अपन एग्जाम में किसी पे भी पार्ट पे क्वेश्चन है तो अपन मस्ती से लिख पाएंगे, ठीक है। एक एरिया है जहां पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, दैट इज रूल्स फॉर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। वो कुछ काम के रूल्स नहीं है, अननेसेसरी रूल्स बना रखे हैं, वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करते हैं तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब एक एरिया है जो बच जाता है, जो कि आपको परेशान भी करेगा, दैट इज इनएलिजिबल सिक्योरिटी। शांति से पढ़ेंगे, बिल्कुल परेशानी नहीं है, 100% फोकस स्क्रीन पे। सिक्योरिटीज इनएलिजिबल फॉर प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन। आ जाओ, हाँ हाँ पानी पी लो, थक गए ना आप लोग। आई एम जस्ट किडिंग, पीते रहो, करो पानी। सिक्योरिटीज इनएलिजिबल मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन, कि मिनिमम प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ सिक्योरिटीज इनएलिजिबल है। चलो स्क्रीन पे आ जाओ सब लोग। इसके 2 रेगुलेशन नंबर आते हैं वैसे, बट वापस ये चीज़ आपको कहीं पे भी अगर परेशान करती तो इस चीज़ का लोड लेने का नहीं। इसके 2 रेगुलेशन नंबर आते हैं, एक आता है रेगुलेशन नंबर 15 और एक आता है रेगुलेशन नंबर 114। मुझे आपको बताने की जरूरत होगी क्या? रेगुलेशन नंबर 15 वुड बी फॉर एंड 114 वुड बी फॉर, बस 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 सेम। अब आपको समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आईपीओ एंड एफपीओ। खैर हमारा मॉड्यूल हमें इस प्रकार से पढ़ाता है कि सब मिक्स करके दे देता है, पूरी खिचड़ी है कि आप खा लो। एग्जाम में कोई आपसे आईपीओ एफपीओ का अलग से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एग्जाम में आपको फेंकेंगे हम सीधा कि बताओ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लिए कौन सी सिक्योरिटीज इनएलिजिबल है, तो आपको बस धर 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 लिख के आ जाना है। तो वहाँ पे आईपीओ एफपीओ से उनको कोई मतलब नहीं है, बट हाँ हम कभी बेरेक्ट से क्रॉस वेरीफाई करने जाते हैं, कोई पॉइंट मिसिंग मिलता है, तो इट इज जस्ट कि उन्होंने आईपीओ और एफपीओ को मिक्स करके लिखा हुआ है। चलो, और एक आइडिया ये भी समझ लो, मैं आपको आज रेगुलेशन लिखवा के दे दूंगा कि कौन से एग्जैक्ट आईपीओ के होते हैं, कौन से एफपीओ के होते हैं, रेंज, तो उससे और आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा कभी पढ़ते समय। बट छोड़ो, अभी हम वापस एग्जाम लुकआउट से आना पड़ेगा। सिक्योरिटीज इनएलिजिबल पढ़ना है हमको, 100% फोकस स्क्रीन पे। थोड़े से टेढ़े पॉइंट्स है, सीधे तरीके से समझ नहीं आते। सिक्योरिटीज नहीं स्क्रीन पे फोकस। इनएलिजिबल फॉर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन।
ये मैंने क्या किया, उस पेज से थोड़ा सा रेफरेंस इधर ले लिया। ये आपके नोट्स में ऐसा हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो उधर से इस चार्ट को इधर की तरफ फेंक रहे हैं अपन, क्योंकि उधर इतना जगह नहीं है अपने पास। तो सिक्योरिटीज इनएलिजिबल फॉर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। चलो रेगुलेशन नंबर 15। अब सब तैयार रहो, झाग ही झाग होने वाले हैं। झाग समझते हो ना, एग्जीक्यूटिव में जो लोग पढ़े। कैसा होगा, जब भी कोई डिफिकल्ट टॉपिक आता है तो आप लोग बस ऐसे ऐसे देखते हो। मुझे स्टूडेंट कैसे दिखता है कि वो थोड़ी देर में ऐसे हो रहा है और धीरे धीरे से मुझे झाग वाग उसके मुंह से आने वाले हैं। तो जब भी एक डिफिकल्ट टॉपिक आता है तो वो यहाँ अटक जाता है, फिर वो अंदर जा ही नहीं पा रहा है ना वो टॉपिक, फिर अपन उसको छोड़ के और निकल जाते हैं। तो कोशिश करना है कि नहीं, अपन ऐसा ना छोड़े, कुछ अटके नहीं, कोई झाग नहीं आए और हम आराम से उसको सहन कर पाएं। बट थोड़े बहुत झाग तो आने वाले हैं सिक्योरिटीज इनएलिजिबल पे। लेट्स ट्राई एंड हिट इट। रेगुलेशन नंबर 114 नहीं, हम पहले एफपीओ की नहीं, हम पहले आईपीओ की देखते हैं। आईपीओ की रेगुलेशन नंबर 15 है ना? चलो पहले 15 पे जाते हैं। एफपीओ के लिए कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता है हमको, सिर्फ आईपीओ की पढ़नी है, ठीक है। 15 सिक्योरिटीज इनएलिजिबल फॉर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। पहले तो देखते हैं कितने पॉइंट है। 15 रेगुलेशन 15 उसका पहला पॉइंट है, उसके अंदर फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन द फॉलोइंग स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल नॉट बी एलिजिबल। मतलब जो 20% प्रमोटर को होल्ड करना कंपलसरी है, उसमें ये सिक्योरिटीज काउंट नहीं की जाएगी। तो अगर प्रमोटर के पास में ये वाली जो यहां पे लिखी हुई सिक्योरिटीज हैं, तो भी उसको ओवर एंड अबाउ 20% लेना होगा। तो ये सिक्योरिटीज आर इनएलिजिबल, दीज सिक्योरिटीज आर इनएलिजिबल फॉर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। कितने पॉइंट्स हैं? ए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। सर सिर्फ चौथा पॉइंट पढ़ा दो। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज प्लेज्ड विद एनी क्रेडिटर। अगर किसी भी प्रमोटर ने सिक्योरिटी को खुद के लिए प्लेज कर रखा है, खुद को लोन की जरूरत थी और प्लेज कर रखा है, तो वो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन से साइड में हट जाती है। मैंने जो अभी आपको प्लेज पढ़ाया, वो तो उसने प्लेज किया था किसके लिए? कंपनी के लिए ना। तो अगर आप कंपनी के लिए अपनी सिक्योरिटी दे रहे हो तो वो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में आती है, बट आप खुद के लिए अगर अपनी सिक्योरिटी देते हो तो वो नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी को कल को घर बनाना है, एक और हो सकता है, बड़ा आदमी है, उनका मन हो गया कि नहीं एंटीला नहीं, अब अपन को एक और चाहिए, एक और घर बनाना है, बट पैसा तो बहुत ज्यादा लग जाता है उनके पास। और ये लोगों के पास मतलब ऐसा जनरलाइज करो, नॉट स्पेसिफिकली मुकेश अंबानी, दीज पीपल डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी इन देयर पर्सनल बैंक अकाउंट। नहीं नहीं नहीं, उनका जो हम करते हैं ना $1 बिलियन ये सब क्या है? ये उनके शेयर्स की कीमत है। अपन आज कहते हैं कि मुकेश अंबानी या अदानी इतने अमीर हैं, इसका मतलब ये मत समझो कि उनके बैंक अकाउंट में उतने पैसे पड़े, नहीं है पैसे उनके पास, वो उनके शेयर्स की कीमत है। तो मुकेश अंबानी के पास रिलायंस के 50% शेयर्स हैं। तो मुकेश अंबानी की जो वेल्थ अपन कहते हैं ना, उसका जो सबसे बड़ा चंक है वो उन शेयर्स में, लिक्विडिटी नहीं है। अगर आज जिस तो हम कहते हैं मुकेश अंबानी एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया या मिस्टर अदानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, तो उनकी जो वेल्थ अपन कहते हैं वो सबसे बड़ा चंक, उसका 80% से ज्यादा चंक मोस्टली शेयर्स में होता है। या आप किसी भी जेफ बेजोस की बात कर लो, आप इसके अंदर अपने टेस्ला वाले की बात कर लो, आप इन सब की बात कर लो, मार्क जकरबर्ग की बात कर लो, इनकी मेजर जो वेल्थ है वो उनकी उस कंपनी के शेयर में। इसका फायदा क्या होता है? टैक्स ही लगता ना। अगर आज उनको सैलरी दी तो गवर्नमेंट आ जाएगी, पैसा थोड़ा हमको भी दो, लेकिन क्या करते हैं वो उनके शेयर की कीमत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो इसके उनको कुछ टैक्स तो भरना ही नहीं पड़ रहा ना, शेयर की कीमत पे कोई टैक्स थोड़ी बढ़ेगा। जिस दिन वो शेयर को सेल करेंगे उस दिन टैक्स भरना है, उस दिन टैक्स भरना है। तो शेयर्स को सेल तो करेंगे, उनकी अगली जनरेशन करेगी तो करेगी, उनको तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इट इज जस्ट के गेम अलग चल रहा है उनके एंड पे। अब यहाँ पर आते हैं, उनको आज पैसे की जरूरत पड़ गई, मुकेश अंबानी साहब को खुद का घर बनाना है। अब वो रिलायंस के पैसे से तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शेयर होल्डर आके बोलेंगे ना क्या कर रहे हो सर, तो उनको खुद के पैसे से घर बनाना पड़ता है। अब घर बनाने में लग रहे हैं मान लीजिए 1000 करोड़, 1000 करोड़ लग रहे हैं उनके घर बनने के लिए। अब 1000 करोड़ का घर बनाना है, पैसे कहाँ से लाएंगे? बैंक से लोन ले रहे हैं। He is taking a loan from the bank of 1000 crore for making a house for himself, not for Reliance का ऑफिस। अब वो तो खुद का असेट है ना। अब बैंक सिक्योरिटी मांगता है, तो सिक्योरिटी में इन्होंने रिलायंस के जो अपने शेयर्स हैं वो सिक्योरिटी के रूप में दे दिए। तो अगर किसी भी प्रमोटर ने अपने खुद के पर्पस के लिए कोई भी लोन लिया है और कोई सिक्योरिटी को दिया और ये प्लेज क्रिएट किया है, ये मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। क्यों नहीं किए जाएंगे? फिर तो पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। आज अगर मैं आईपीओ लेकर आ रहा हूँ मेरी कंपनी का, तो लॉ कहता है कि मुझे 20% मेरी जेब से लगाना है। तो लॉजिक है सिंपल कि मेरा 20% लगेगा तो पब्लिक का 80% आएगा। मेरा मतलब आई शुड हैव दैट स्किन इन द गेम। समझते हो ना कि लॉस होगा तो मेरा भी होगा, मतलब कंपनी के अंदर मेरा 20% लगा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, 20% लगाता हूँ और यही किसी बैंक को दे देता हूँ सिक्योरिटी के तौर पर। बैंक से पैसा ले लिया,
तो पैसा तो मेरे पास आ गया ना। कल को अगर बैंक को मैं पैसा नहीं दूंगा तो बैंक क्या ले सकता है? सिक्योरिटी, है ना? तो ठीक है, तो डूब रही है कंपनी तो उसमें मेरा स्टेक तो रहा ही नहीं प्रैक्टिकली। तो इसलिए कंपलसरी रखा है कि आप अपना जो पैसा है, जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है, उसको आप प्लेज नहीं कर सकते। कंपनी के ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते, खुद के लिए नहीं कर सकते। अगर किया है तो वैसी सिक्योरिटीज मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए क्या हो जाती है? इनएलिजिबल। दैट इज वन पॉइंट, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज प्लेज्ड विद एनी क्रेडिटर। तो कोई भी सिक्योरिटी अपने क्रेडिटर के पास प्लेज कर रखी है तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा? इनएलिजिबल हो जाएगा। क्रेडिटर यहाँ पे कह रहे हैं कंपनी का क्रेडिटर नहीं, आपका, जिससे आपने पैसे लिए। अरे बैंक हमारे लिए क्रेडिटर हो जाता है ना, तो हमने जिससे पैसे लिए क्रेडिटर से, उसको हमने अगर सिक्योरिटी दी पर्सनल लेवल के लिए तो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन से एक्सक्लूड हो जाएगा। इस प्रकार के मुझे आपको 4 पॉइंट पढ़ाने हैं जिसमें जो सिक्योरिटीज इन 20% के लिए एलिजिबल नहीं है, और फुल झागम झाग पॉइंट्स है। सबसे पहला और सबसे आसान इन सब का, दैट इज ए पॉइंट। गिव इट अ रीड बाय योरसेल्फ। कुछ समझ में आया? सर सुनो ना, बहुत सारा याद करना पड़ेगा। इधर सिक्योरिटी से एलिजिबल मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, पहला कंडीशन तो सबसे आसान है। दूसरे पे आता है रोना, और तीसरे पे हम रो देते हैं। दूसरे पे रोना आता है बस, ठीक है ना? इधर आओ। जो पहली कंडीशन है तो सबसे इजी है। ये क्या कहती है कि देखो कुछ सिक्योरिटीज इन एलिजिबल है फॉर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। सर कौन सी सिक्योरिटीज इन एलिजिबल है? ऐसी सिक्योरिटी जो आप होल्ड करके रखे हो, सिक्योरिटीज अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, जो आप 3 साल से कम के लिए होल्ड कर रखे हो, मतलब जो आपने पिछले 3 साल में अक्वायर किए, ठीक है? तो पहले एक चीज आ गई यहाँ पे, सिक्योरिटीज अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। The securities which you have acquired during preceding 3 years, आपने पिछले 3 सालों में अगर कोई भी सिक्योरिटी एक्वायर की है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब आपने कैश नहीं दिया था, कुछ और चीज देकर सिक्योरिटी ली है। ये क्या करते हैं? आज मान लीजिए मैं प्रमोटर हूँ, ठीक है ना? मैं आज मेरी कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो शुरुआत में कोई कंपनी अपनी के फॉर्म में थोड़ी ना होता है। शुरुआत में अपन चालू कर देते हैं। ये आजकल के लोग बेवकूफ़ी करते हैं। आजकल के लोगों का क्या मानना है कि अगर अपन को स्टार्टअप करना तो पहले कंप्लायंस करो, कंपनी बनाओ, जीएसटी सर्टिफिकेट लो, ये लो वो लो, दुनिया भर के काम, कोई फायदा ही नहीं है। कंपनी चली नहीं तो क्या करोगे? तो पहले कंपनी को चला लो, कंप्लायंस देख लेंगे। तो पहले वो स्टार्ट द कंपनी, अपने छोटे लेवल पे चला दी, अपने प्रोडक्ट को सेल करना चालू कर दो, सब चालू कर दो, एंड व्हेन इट इज ऑल वर्किंग देन यू गो एंड फॉर्म अ कंपनी। दैट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे समझना कि मैंने आज मेरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मैंने मेरे ही गैराज में, मेरे ही घर का एक गैराज था, मेरा ही एक फार्म हाउस था, वहाँ पे मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। पूरा वहाँ पे चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। फिर लोगों को हायर करना चालू करा, सब अच्छे से हो रहा है। अब 6 महीने बाद मुझे लगता है यार अब बिजनेस अच्छा बन रहा है, 15-20 एम्प्लॉय हो चुके हैं, प्रोडक्ट की सेल ठीक हो रही है, नाम जा रहा है। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अपन को, जीएसटी की लिमिट्स वगैरह अपन टच कर रहे हैं। अभी तक अपन पर्सनल लेवल पे चल रहे थे तो कोई प्रॉब्लम, 20-25 लाख 40 लाख तक आप खेल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अब लगा नहीं यार लिमिट्स में टच हो रही है, अब कंप्लायंस करना पड़ेगा अपन को। तो अपन ने कंपनी फॉर्म करने की कोशिश की। अब ये जो फार्म हाउस है ये तो मेरा है ना, शुभम सुखलेचा का है। आज मैं कंपनी बना रहा हूँ, मान लीजिए हमारी कंपनी सोप बेचती है, बेस्ट सोप लिमिटेड। बेस्ट सोप लिमिटेड को ये मेरा फार्म हाउस में बिजनेस करना है, तो शुभम सुखलेचा को या तो रेंट मिलना चाहिए या फिर फार्म हाउस में बेस्ट सोप लिमिटेड को बेच दूंगा। तो वेरी कॉमन थिंग विच पीपल डू इज कि जो बेसिक असेट शुरुआत के क्रिएटेड होते हैं, ये तो मेरे थे ना, तो आई सेल इट टू द कंपनी एंड बदले में आई टेक मनी और आई टेक शेयर्स। तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। तो मेरा जो असेट था वो मैंने क्या किया कि मेरा जो फार्म हाउस है 2 करोड़ का है, तो 2 करोड़ का फार्म हाउस अब शुभम सुखलेचा का नहीं रहेगा, ये न्यू सोप लिमिटेड का हो जाएगा, और उसके बदले में न्यू सोप लिमिटेड मुझे क्या दे रही है? शेयर्स। तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसके अंदर सिक्योरिटीज हैव बीन एक्वायर्ड बाय द प्रमोटर ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 इयर्स एंड दिस इज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश है। लेकिन जो मैंने भी ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दिया, इसमें तो कुछ गलत हुआ ही नहीं है ना, मैंने एक्चुअली उनको जमीन दी है ना भाई, और बदले में ले रहे हैं, तो वो भी इंक्लूडेड है मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में। तो क्या एक्सक्लूड किया है? सिक्योरिटीज एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 इयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश,
साथ में विच इन्वॉल्व्स ईदर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट. देखो, विच इज अक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यहां तक तो समझ में आया. एंड एक और कंडीशन है, या तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट हुआ है या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट इज इन्वॉल्व्ड, प्लस रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट इज इन्वॉल्व्ड. ये है पहला कंडीशन. तो पहला पॉइंट, जो सिक्योरिटीज इनएलिजिबल हो जाएगी उसमें 3 कंडीशन है. पहली कंडीशन, पहले पॉइंट की 3 कंडीशन, सिक्योरिटीज मस्ट हैव बीन अक्वायर्ड विद इन प्रीसीडिंग 3 इयर्स. अगर मैंने 3 साल पहले सिक्योरिटीज अक्वायर कर लिए तो हो गया, अब वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए मान लेंगे, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन पिछले 3 साल में अक्वायर की है, उसके बदले में आपने कैश नहीं दिया, कुछ और दिया था, और रिवैल्यूएशन ऑफ रिजर्व या कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट इज इन्वॉल्व. अब इसका लॉजिक इतना सा बेटा जी, मैंने अगर मेरा जो एग्जांपल लिया था कि मैंने मेरा फार्म हाउस दिया है, तो मैंने कोई जेन्युइन चीज दी है ना. रिवैल्यूएशन ऑफ असेट थोड़ी ना करवाया मैंने, या फिर कैपिटलाइजेशन थोड़ी करवाया. कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट या रिवैल्यूएशन रिजर्व एक ऐसी चीज है जिसमें प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं रहा है, हम बस हवा भर रहे हैं. बात समझ में आ रही है? हम सिर्फ हवा भर रहे हैं. हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल कि हमारी कंपनी की बैलेंस शीट है, हमारी कंपनी के पास में कोई असेट है, उसकी वैल्यू अब 50 लाख से बढ़ गई है, ये हम बोल रहे हैं. हमें कुछ पैसा मिला क्या? नहीं. हमारी कंपनी ने कोई असेट खरीदा था 5 करोड़ का, अब हम कह रहे हैं वो 7 करोड़ का हो गया. तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे असेट साइड जो 5 करोड़ लिखा है उसको आप 7 करोड़ कर दो और ये 2 करोड़ के शेयर्स मुझको दे दो. ये क्या बात हुई? कोई वैल्यू एक्चुअली कैश इनफ्लो हुआ है क्या? नहीं. तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट हर जगह इसीलिए एक्सेप्शन में लिखा होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट इज नॉट अलाउड. या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट क्या होता है कि मैं एकदम से आप प्रमोटर आके बोल रहा हूँ कि मैंने कंपनी की बहुत सारी गुडविल बनाई है, तो मैं तुम्हें गुडविल देता हूँ और बदले मुझे 2 करोड़ दो. मैंने कुछ दिया है क्या प्रैक्टिकली? नहीं. ये मेरा एक नया पेटेंट मैंने बनाया है, इसकी वैल्यूएशन मैं करता हूँ 50 लाख रुपए की, तो ये आपके नाम पे ले लो, 50 लाख दे दो. कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट और रिवैल्यूएशन असेट में हमें रिस्क लगता है, एक स्मेल आती है कि यहाँ पे कुछ चोरी चकारी हो सकती है कि आप हमें इफेक्टिवली कुछ दे नहीं रहे हो और शेयर्स लेके जा रहे हो. तो ऐसे अगर कोई शेयर दिए हमने पिछले 3 सालों में, तो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए एलिजिबल नहीं है. प्रमोटर को एक्चुअली लेट हिम पुट सब स्किन इन द गेम ना, उसको कुछ मेहनत करने दो, उसको कुछ पैसे लगाने दो. ये तो उसको फ्री में शेयर्स मिले, तो ये जो फ्री में शेयर्स मिले हैं, इन शेयर्स को मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में कंसिडर नहीं किया जाएगा. बात समझ में आ रही है क्या? याद रखनी पड़ेगी 3 कंडीशन. इफ द सिक्योरिटीज हैव बीन अक्वायर्ड इन प्रीसीडिंग 3 इयर्स, सेकंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एंड either revaluation of asset is involved or capitalization of intangible asset is involved. सब साथ में. ये हुआ एक. अब जो सेकेंड पॉइंट है वो एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट का ही एक और पॉइंट है, तो मैं 1.1 लिख देता हूं ताकि इजी जाएगा. देखो आप, ये फर्स्ट पॉइंट का ए है ना, और ये फर्स्ट का ही सेकेंड है, और इजी करने के लिए 1.2 और 1.1 कर देता हूं तो आपको और आसान जाएगा. ये हो गया 1.1 और ये हो जाएगा 1.2. ठीक है. इन दोनों में एक लाइन तो कॉमन है, सिक्योरिटीज अक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 इयर्स. देख लो आप, ये ऊपर तो कॉमन लाइन है, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 इयर्स. उसके बाद में ए हमने पढ़ा, अब हम बी पढ़ रहे हैं. रिजल्टिंग फ्रॉम अ बोनस इशू. अगर हमें पिछले 3 साल में कोई भी सिक्योरिटी मिली है एज अ बोनस इशू, तो वो भी एलिजिबल नहीं है. सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे रुको ना, बोनस इशू इन्वॉल्विंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. कि आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व का नाम बोल के बोनस इशू कर दिया है, या फिर आपने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का बोनस इशू कर दिया है, तो ये बोनस इशू अलाउड ही नहीं है. अब अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो कंपनीज एक्ट में तो ये अलाउड भी नहीं है ऐसा. अरे लेकिन पहले कभी किसी ने किया हुआ है तो अगर आपने बोनस इशू दिए हैं जेन्युइन, अब हम पढ़ते हैं बोनस इशू कहां से दे सकते हैं, हम पढ़ते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से दे सकते हैं, फ्री रिजर्व से दे सकते हैं, वगैरह वगैरह. तो आप अगर बोनस इशू जेन्युइन किए हैं तो वो शेयर्स एलिजिबल हैं. लेकिन आप बोनस इशू किए आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो वो नहीं चलेगा. तो अगर पिछले 3 सालों में सिक्योरिटीज अक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 इयर्स, क्या लिखा है इसके आगे? इसमें क्या अक्वायर हुआ है? बोनस इशू. और लैंग्वेज को यूनिफॉर्म रखने के लिए मैं लिख रहा हूं इन्वॉल्विंग रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स
और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। भैया इनके भरोसे में आपने बोनस इशू दे दिया है तो ऑफ कोर्स वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली उसको तो फ्री में मिल रहे हैं शेयर, ये सब अलाउड नहीं है। सर नॉर्मल बोनस इशू तो फ्री में मिलता है, अरे पर नॉर्मल बोनस इशू तो सबको मिलता है ना, तो वहां ठीक है। यहां पे तो आप क्या कह रहे हो भाई कि रिवैल्यूएशन करके आप कुछ लोगों को दे रहे हो, तो ये अलाउड नहीं है। प्रमोटर को अगर रिवैल्यूएशन के कारण कुछ बोनस इशू मिला है तो वो कंसिडर नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इनका ये मानना है कि चोर का बच्चा चोर है। हाँ रुको रुको रुको, कोई भी बोनस इशू आपको मिला है आउट ऑफ इनएलिजिबल सिक्योरिटी, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या किसी को? मेरे पास कोई इनएलिजिबल सिक्योरिटी थी जो कि वैसे मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में कंसीडर नहीं होती है, उसके ऊपर मुझे जो बोनस इशू में शेयर्स मिले, चोर का बच्चा चोर, जो इनएलिजिबल है उनके कारण जो बोनस इशू मिला है वो भी क्या हो जाएगा? इनएलिजिबल। बात समझ में आ रही है क्या? लैंग्वेज थोड़ी सी क्रूड है वाली, तो ऐसा है नहीं, बट अपन अपने मान के क्या चल रहे हैं कि वो याद रह जाएगा बस अपने दिमाग। चोर का बच्चा मतलब हाँ, कि जो सिक्योरिटीज इनएलिजिबल है उनके कारण हमें कोई बोनस इशू मिला तो बोनस इशू वाली सिक्योरिटीज भी क्या होगी? इनएलिजिबल होगी। तो सिक्योरिटीज एक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 ईयर के अंदर आगे एक तो बोनस इशू जो वैल्यूएशन रिजर्व या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के कारण मिला वो, और साथ में बोनस इशू आउट ऑफ इनएलिजिबल सिक्योरिटी। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट पूरा कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ा हमने सिर्फ, specified securities acquired during the preceding 3 years if these are acquired for consideration other than cash, revaluation of asset or capitalization intangible asset is involved। तो सिक्योरिटी अक्वायर की पिछले 3 सालों में कंसिडरेशन अदर देन कैश, और तीसरी कंडीशन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट या फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट इन्वॉल्वड है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, सिक्योरिटीज अक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 years रिजल्टिंग फ्रॉम अ बोनस इशू बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ द इशूअर और फ्रॉम बोनस इशू अगेंस्ट इक्विटी शेयर विच आर इनएलिजिबल। जो इनएलिजिबल थे उनके ऊपर जो बोनस इशू मिला है तो भैया वो भी हो जाएंगे इनएलिजिबल। ऐसा शांत तरीके से देखते हैं तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। सिक्योरिटीज अक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 years फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट और कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल असेट इज इन्वॉल्वड। ओके, सिक्योरिटीज अक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 years बोनस इशू के तौर पे मिली है जो सिक्योरिटीज अक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 3 years इन द फॉर्म ऑफ बोनस इशू इन्वॉल्विंग रिवैल्यूएशन ऑफ असेट और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, या फिर बोनस इशू आउट ऑफ इनएलिजिबल सिक्योरिटी। तो ये हो जाता है आपका इनएलिजिबल सिक्योरिटीज फॉर मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। 4 पॉइंट है सर, एक पॉइंट में ये आधा पेज हो गया सर, और आप तो कह रहे थे ये आसान वाला है। हाँ सही में ये आसान वाला है। अब सबसे गंदे पॉइंट्स आएंगे दो, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, ठीक है। गंदे भी बोलूँ ना तो आप बताओ लॉ कैसे बनता है। अगर अपन प्रैक्टिकली 2 मिनट का थोड़ा सा पॉज लेके समझते हैं लॉ कैसे बनता है। लॉ इस प्रकार से बनता है, आप इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा सा डैम है। डैम तो सबने देखा होगा, डैम के उधर पानी पानी है, ठीक है ना, और डैम के इधर गांव बसा रखा है या फिर फार्म लैंड है और ये सब है, और हम डैम से उस पानी को पूरा कंट्रोल करते हैं, रोक देते हैं ताकि यहाँ पे सबका लाइफ स्टॉक चल सके। यहाँ पे जो जानवर होल दिया, यहाँ पे जो फार्म लैंड या जो घर है उनको कुछ नहीं हो। कभी अगर डैम टूट जाता है सब निपट जाते हैं, हमने हिस्ट्री देखी है, ठीक है। ऐसे समझो एक बड़ा सा डैम है, ठीक है ना। इधर सरकार है, सरकार का कहना है कि धीरे धीरे आप लोग आते रहो ना, धीरे धीरे आते रहो, आप लूप होल ढूंढ के कुछ करने की कोशिश मत करो। तो मान लीजिए कभी डैम में थोड़ा सा होल दिखता है अपन को, वहाँ से पानी आ रहा है, तो जैसे कोई होल दिखता है मतलब गवर्नमेंट को दिखता है कुछ तो लूप होल रह गया लॉ में जिसके लोग ले रहे हैं मजे, लोग मजे ले रहे हैं, वहाँ से निकले जा रहे हैं। गवर्नमेंट उठाता है एक सीमेंट और ऐसे सट करके मारता है और उस पर ऐसे सेट करता है, ये क्या लाए वो अमेंडमेंट लाके एक लूप होल को कर दिया कवर। लेकिन हम लोग तो मानते नहीं है, हम लोग उधर से कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से एक और होल आता है, गवर्नमेंट देखते हैं वापस सीमेंट होता है, वापस मारता है, वहाँ पर लाता है अमेंडमेंट। अब फाइनली हमारा भारत का लॉ कैसा है कि पहले जो बनाया था वो तो ठीक है, हर तरफ हमको अमेंडमेंट ही दिख रहे हैं, क्योंकि हमेशा लूपहोल इतने रह गए कि ये सब कवर करते इतने सारे अमेंडमेंट आ चुके हैं। दैट इज हाउ लॉ इज नाउ। तो कभी भी अगर लॉ बनता है तो इतने कॉम्प्लेक्स प्रोविजन नहीं होते उसमें, थोड़े से सिंपल होते हैं, बट लोगों ने इतना ज़्यादा उसको वायलेट किया हुआ है कि उसको कवर करने के चक्कर में हर प्रोविजन के ऊपर रोक लगाना पड़ा। अब ये हम लॉ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कुछ प्रमोटर ने क्या किया होगा कि प्रमोटर को मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का पैसा लाना था, तो उन्होंने क्या कर दिया, कंपनी तो उनके कंट्रोल में ही नहीं, सुनो ना, बोनस इशू कर दो हमको, तुमने बोनस इशू कर दिया हमको, तो हमारे पास ये शेयर्स हो जाएंगे मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के, तो हमें हमारा पैसा लगाना नहीं पड़ेगा।
तो इवेंचुअली लोगों ने लूप होल ढूंढे और उसके कारण फिर एक एक करके लॉ बनते रहे हैं. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग. तो इसे थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगते हैं हमको, बट जब हम इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे तो हमको इनका एक्चुअल पर्पस समझ में आता है. मेरे लेवल पे जितना मैं आपकी लिमिटेड नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो आपका है, उसके हिसाब से जितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश करता हूँ. अब आता है पॉइंट नंबर 2 एक्सेप्शन में. पॉइंट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं, सुना एक बार, हम पढ़ क्या रहे हैं? ऑलमोस्ट केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग. क्यों? हम लोग पढ़ रहे हैं इन अ वे एक्सेप्शंस, सिक्योरिटीज इनएलिजिबल, कि नॉर्मली प्रमोटर को 20% रखना होता है और ये कुछ सिक्योरिटीज हैं जो कि एलिजिबल नहीं है, इनएलिजिबल. उसका ये पॉइंट है. इस पॉइंट का फर्दर एक्सेप्शन यहां पर आने वाला है. इधर आओ, कोई चिंता की बात नहीं. स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अक्वायर्ड बाय प्रमोटर एंड AIF, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी, ये जो भी चीजें बार बार आती है उनका एक नाम देके खत्म करने का. हेल्पर. स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अक्वायर्ड बाय प्रमोटर एंड हेल्पर, इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद IRDA. ठीक है, रुक गए यहाँ पे, यहाँ तक रुकते हैं. तो कोई भी सिक्योरिटी जो प्रमोटर या उनके हेल्पर ने अक्वायर की है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 1 ईयर, पिछले 1 साल में कोई भी सिक्योरिटी अक्वायर की है एट अ प्राइस लोअर देन the price at which specified securities are being allotted to public in IPO. बहुत इजी हो गया है, तो बहुत इजी हो गया है. क्या कह रहे हैं? अगर IPO जिस प्राइस पे हो रहा है, मान लेते हैं कि IPO हो रहा है, LIC का IPO कितने पे होता है? 9 अलग अलग प्राइस था लोगों के लिए, मैं 930 ले लेता हूँ, ऐसे ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना, रफली इसके आसपास कुछ था. 930 में LIC का IPO हो रहा है. खैर LIC पे नहीं कर सकते, LIC तो गवर्नमेंट कंपनी थी ऑलमोस्ट. हम लोग लेकर आते हैं पेटीएम. पेटीएम का कितने में होता है कुछ पता है? 2250. ठीक है, पेटीएम का IPO हुआ 2250 में. ठीक है, अब ये IPO का प्राइस है 2250. इनका कहना है कि अगर प्रमोटर या उसके किसी भी हेल्पर ने पिछले 1 साल में इससे कम प्राइस पे कोई शेयर खरीदा है तो वो इनएलिजिबल कर दो, तो वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए एलिजिबल नहीं है. बिकॉज तो गलत बात है, ये तो गलत. आप जनता को इतने में दे रहे हो और आपने कम के पैसे के शेयर लेके और प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कंप्लाई कर रहे हो, तो वो रूल ले आए कि प्रमोटर या उसके हेल्पर ने पिछले 1 साल में अगर कोई शेयर अक्वायर किया है, पुराना अक्वायर किया तो चलेगा, पर पिछले 1 साल में अक्वायर किया है एट अ प्राइस लोअर देन द IPO प्राइस, देन दो सिक्योरिटीज आर इनएलिजिबल. बात समझ में आ रही है क्या? सर तो इजी हो गया. इसका एक एक्सेप्शन भी इजी है, पर बाकी एक्सेप्शन में रोना आएगा आपको. पहला एक्सेप्शन बहुत इजी आएगा. रुक जा मुझे बताओ. अब मैं हूं विजय शंकर, एग्जाम्पल, 20% मुझे मेरी जेब में रखना है. ठीक है, अब मैंने पिछले 1 साल में सिक्योरिटी ली थी 2000 में, मुझे मिली है 2000 में. ठीक है, और मेरे पास कंपनी के 20% शेयर्स ही हैं टोटल, ऑलमोस्ट इतना पोस्ट इशू कैपिटल का 20% ही होगा, इतने शेयर्स हैं मेरे पास. अब मैं कह रहा हूं कि आप ही बोल रहे हो कि पिछले 1 साल में मैंने सिक्योरिटी 2000 में ली है, इसलिए मेरे सिक्योरिटीज को आप इनएलिजिबल कर दोगे. भाई नहीं, ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा मेरे को, मैं और सिक्योरिटी कहाँ से खरीदते जाऊँ. एक काम करता हूँ, मैंने कितने में ली थी? 2000 में. पब्लिक को कितने में दे रहे हो? 2250 में. मैं डिफरेंस का पैसा दे देता हूँ ना पर शेयर के हिसाब से, आप भी खुश, मेरे जेब से थोड़ा पैसा जाएगा, बट रैदर देन बाइंग मोर सिक्योरिटी आई एम हैप्पी दिस वे. तो ये एक ऑप्शन दिया है प्रमोटर हेल्पर लोगों को कि आपको मिनिमम, प्रमोटर को रैदर, आपको 20% होल्ड करना है. अगर पिछले 1 साल में आपने सिक्योरिटीज लोअर देन IPO प्राइस में ले रखी है तो हम उसको इनएलिजिबल कर देंगे. ठीक है, अब प्रमोटर क्या देखेगा कि ये जो मैंने पिछले 1 साल में सिक्योरिटी होल्ड की है, इनको मैं इनएलिजिबल भी कर दूं तो भी मैं क्या मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन सेटिस्फाई करता हूं क्या? अगर वो करता होगा तो बात ही खत्म. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? विजय शंकर, उसके पास कंपनी के 35,000 शेयर्स हैं, 35% शेयर्स हैं. एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी के टोटल शेयर्स ही 1 लाख हैं, तो उसके पास 35,000 शेयर्स हैं, बंदे रहना एकदम. अभी 35,000 शेयर्स पूरे थोड़े ना उसने इस साल में खरीदे होंगे, थोड़े शेयर्स पहले के थे. 25,000 शेयर्स पहले के थे, 10,000 इस साल खरीदे, तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि इस साल की सिक्योरिटीज को अगर इनएलिजिबल भी कर दिया तो उसके पास 25,000 शेयर्स तो इतने जो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन को सेटिस्फाई कर देंगे. पर मान लो विजय शंकर की यह हालत हो गई है कि उसके पास कंपनी के हैं ही 25,000 शेयर्स, कंपनी के टोटल शेयर्स 1 लाख होने वाले हैं, और इसमें से 10,000 शेयर्स उसने इसी साल खरीदे थे IPO प्राइस से कम पे. तो अब उसका तो शॉर्टफॉल हो रहा है 5,000 शेयर्स का. अब वो क्या बोल सकता है कि सर या तो मुझे मार्केट से और 5,000 शेयर खरीदने पड़ेंगे मिनिमम प्रमोट, क्योंकि इनएलिजिबल हो जाएगा, या फिर मैं क्या देने को तैयार हूँ, मैं डिफरेंस देने को तैयार हूँ. तो अगर कोई व्यक्ति को एक चॉइस दी गई है कि वो एक डिफरेंस दे देता है तो उसकी सिक्योरिटीज को इनएलिजिबल नहीं करेंगे. आर यू गेटिंग एन आइडिया? अच्छा, पहले ऊपर के पॉइंट को अच्छे समझते हैं, फिर एक्सेप्शन पे जाएंगे, जल्दबाजी नहीं है. तो सबसे पहले सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर
प्रमोटर, हेल्पर have acquired securities in preceding 1 year at a price which is lower than IPO price. कि भैया जी IPO प्राइस से कम प्राइस पे ले लिए क्या? हाँ भाई साहब नहीं, इनएलिजिबल। आईपीओ से कम प्राइस पर अगर पिछले 1 साल में आपने सिक्योरिटी मिली है आपको, तो वो सिक्योरिटी इनएलिजिबल हो जाएगी। आसान है समझने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो रुक जाओ, इसके एक्सेप्शन पढ़ाने के पहले मैं थर्ड पॉइंट पढ़ाता हूँ, वो आपको और कंफ्यूज कर देगा, इसलिए इसके एक्सेप्शन पढ़ लेंगे। हमें 3 एक्सेप्शन पढ़ने हैं इसके, कि जिसके अंदर ये सिक्योरिटी एलिजिबल हो जाएगी। बस थर्ड पॉइंट देखो, कॉपी का पेस्ट, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये पेज पे जो था वो पढ़ लिया क्या? आगे जाएंगे, बचा है थोड़ा सा ना इधर, ये भी छोड़ दो बस, ये यहां तक। सर यार क्या लिखे हैं यार, ये सब कुछ क्यों परेशान करते हो सर? आपको हम खुश अच्छे नहीं लगते क्या? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ICSI को आप खुश अच्छे नहीं लगते, मुझे आप खुश बहुत अच्छे लगते हो। इधर आओ, थर्ड पॉइंट, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अलॉटेड टू प्रमोटर एंड हेल्पर। छोड़ दो, पूरा गाना गाना हटाया, ठीक है। कोई भी सिक्योरिटी जो प्रमोटर और हेल्पर को मिली है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 1 ईयर एट अ प्राइस लोअर देन द इशू प्राइस, वही आईपीओ प्राइस, कि आईपीओ प्राइस से कम में आपको सिक्योरिटी मिली है। यहां तक तो सेम था, फिर सर ऊपर उसमें क्या फर्क है? ऊपर वहीं पे खत्म हो जाता है कि अगर आपको आईपीओ प्राइस से कम में पिछले 1 साल में कोई भी सिक्योरिटी मिली है तो वो एलिजिबल नहीं है। बट उसके 3 एक्सेप्शन है, कि 3 तरीके हैं जिससे आप उसको सही कर सकते हो। 2 प्रकार की बीमारी होती है, एक बीमारी होती है जिसमें दवाई खा के आप ठीक हो सकते हो, और एक बीमारी होती है जिसमें आप ठीक ही नहीं हो सकते हो। समझना अच्छे से, ठीक है। ऊपर वाली जो बीमारी है ना, वो आप दवाई खा के ठीक कर सकते हो। तो ऊपर जो पॉइंट है उसमें 3 एक्सेप्शन है कि 3 तरीके से आप उसको क्योर कर सकते हो। ये बीमारी को आप क्योर ही नहीं कर सकते। बुखार दोनों में है, यहां तक का पॉइंट कॉमन है। ऊपर बुखार है, हाँ यहां पे भी बुखार है। अच्छे समझना, बुखार का मतलब क्या? दैट प्रमोटर या हेल्पर ने सिक्योरिटी लिए पिछले 1 साल में एट अ प्राइस लोअर देन द इशू प्राइस। बुखार दोनों में है, लेकिन अगर सिर्फ बुखार है आपको तो उसकी 3 दवाई है, 1, 2 या 3। इन 3 तरीके से आप सही हो सकते हो, आपकी सिक्योरिटीज एलिजिबल हो सकती है। लेकिन अगर आपको बुखार के साथ में, ये आगे का भी है कुछ, बुखार के साथ में अगर आपको डिहाइड्रेशन भी है, बहुत प्यार से बोल रहा हूं मैं, अगर बुखार के साथ में आपको डिहाइड्रेशन भी है तो इसकी कोई दवाई नहीं है। इधर आ जाओ, क्या कह रहे हैं? बुखार के आगे का पॉइंट क्या है इसके अंदर? ठीक है, हमने प्रमोटर और उनके हेल्पर ने पिछले 1 साल में सिक्योरिटीज अक्वायर की एट अ प्राइस लोअर देन द इशू प्राइस अगेंस्ट फंड्स ब्रॉट इन बाय देम ड्यूरिंग दैट पीरियड। पैसा जो लेकर आए हैं इन केस ऑफ एन इशूअर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ 1 और मोर पार्टनरशिप फर्म। उनको 1 साल में एट अ प्राइस लोअर देन इशू किया गया है, और बदले में वो क्या लेकर आए देखना, अगेंस्ट व्हाट? फंड्स ब्रॉट बाय देम ड्यूरिंग दैट पीरियड इन केस ऑफ एन इशूअर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ 1 और मोर पार्टनरशिप और LLP। कोई पार्टनरशिप कन्वर्ट होके या LLP कन्वर्ट होके कंपनी बनी है, वेयर द पार्टनर ऑफ द अर्स्टवाइल पार्टनरशिप, जो पहले पार्टनरशिप में पार्टनर थे, LLP में पार्टनर थे, वही इस कंपनी के बने प्रमोटर, आर द प्रमोटर ऑफ द इश्योर एंड देयर इज नो चेंज इन मैनेजमेंट। मतलब क्या? मतलब ये पहले कुछ पार्टनरशिप काम कर रही थी, LLPs काम कर रही थी, उनको ही मर्ज करके या उसी को कन्वर्ट करके आपने एक कंपनी बनाई है, और मैनेजमेंट सेम रहा है, और आपने पिछले 1 साल में अगर इन लोगों को एट अ प्राइस लोअर देन द पब्लिक इशू प्राइस दे दिया है, इसका कोई क्योर नहीं है, ये सिक्योरिटीज 100% इनएलिजिबल रहेगी। 2 केस हो गए, या तो हमारी कंपनी फ्रेश तरीके से कंपनी बनी थी कि शुरू से कंपनी थी और कंपनी में काम चल रहा है, तो और आपने अपने प्रमोटर या हेल्पर को सिक्योरिटीज अलॉट कर दी एट अ प्राइस लोअर देन द पब्लिक इशू प्राइस, तो उसके क्योर हैं 3।
तो क्योर है। लेकिन आपकी कंपनी कंपनी की तरह शुरू नहीं हुई थी, ये पहले पार्टनरशिप एलएलपी की तरह चल रही थी और बाद में कन्वर्ट होकर कंपनी बनी है। और ये जो प्रमोटर है पहले भी कंट्रोल में थे, अभी भी कंट्रोल में, नहीं 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 नहीं, और फिर इनको एट अ प्राइस लोअर देन पब्लिक इश्यू प्राइस दे दिया है। हाँ, इसका कोई क्योर नहीं है। दीज सिक्योरिटीज आर 100% इनएलिजिबल। These securities are 100% ineligible. कंट्रोल सेम रहा है और आपका कन्वर्जन हुआ है और उसके बाद में भी आपने एट अ प्राइस लोअर देन पब्लिक इशू प्राइस दे दिया है, तो इसका कोई क्योर नहीं है। इस पॉइंट को मैं आपका टू द 100% ऑफ समझा मैं दूंगा। इस पॉइंट का जो रीजन मैं आपको 100% सेटिस्फैक्शन का नहीं दे पाऊंगा, बट इतना आप समझो कि जब भी कोई एक कंपनी इस प्रकार के कन्वर्जन से बनी है तो गवर्नमेंट आईसीडीआर से भी उसको एक क्वेश्चनेबल नजरों से देखते हैं, क्योंकि उनके डिस्क्लोजर्स पूरे नहीं है, तो उनको एक क्वेश्चनेबल नज़रों से देखते हैं कि यार आप लोगों ने ये कंपनी चेंज की, स्विच ओवर किया है और आप लोग जो पहले पार्टनर थे वही कंपनी के प्रमोटर बन गए और शेयर्स आपने ले लिए हैं, तो कम इसको गवर्नमेंट एक क्वेश्चनेबल नज़रों से देखता है। तो यहाँ पे प्रोविजन थोड़े से स्ट्रिक्ट रखे जाते हैं। तो केस 1 और केस 2 बनाया, पॉइंट 2 और 3 में इतना सी फर्क है। अगर केस 2 मतलब पॉइंट नंबर 2 इज दिस, पॉइंट नंबर 3 इज दिस, कि आप में दोनों के अंदर बुखार तो कॉमन है, मतलब मेन पॉइंट सेम है कि प्रमोटर या हेल्पर ने पिछले 12 मंथ्स मतलब पिछले 1 साल के अंदर सिक्योरिटीज को अक्वायर किया एट अ प्राइस लोअर देन द पब्लिक इशू प्राइस। लेकिन अगर वो नॉर्मल केस है तो 3 क्योर है, और वो केस है कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप एलएलपी वेयर द कंट्रोल इज सेम, तो वहां पे कोई क्योर नहीं है। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है क्या? थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? चलो रुक जाओ। Promoter or helper have acquired the security in preceding 1 year at a price lower than the IPO price. That is one point. Point number 2, उसके कुछ exception आते हैं। फिर पढ़ा हमने point number 3. Point number 3 सेम है, आलस बिल्कुल नहीं करना है, वापस लिखेंगे। Promoter और helper have acquired shares in preceding 1 year at a price, 100% फोकस स्क्रीन पे, लोअर देन इशू प्राइस, आईपीओ प्राइस बोलो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशू प्राइस ही बेटर वर्ड है तो अपन इशू प्राइस ले लेते हैं, दो जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोअर देन इशू प्राइस, बट नीचे वाले में एक और कंडीशन साथ में आ गई है। ये तो हुआ है एंड दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन from partnership or LLP and the control with the same management and having same management. सेम मैनेजमेंट का मतलब है कि पहले जब ये पार्टनरशिप थी तब जो उसके पार्टनर्स थे वही यहां पे बने हैं शेयर होल्डर्स, तो कंट्रोल सेम है। देखो ध्यान से, लाइन क्या लिखी हुई है, where the partner of the erstwhile partnership or LLP are the promoter of the issuer and there is no change in the management, कि मैनेजमेंट सेम रहा है। अगर ये कंडीशन हो जाती तो इसमें कोई क्योर नहीं है, बात खत्म। और फिर लास्ट 4th पॉइंट तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि अगर आपने सिक्योरिटीज को क्या रखा है, प्लेज। If securities are pledged, बात खत्म। ये चार आपके आए हैं सिक्योरिटीज विच आर इनएलिजिबल। सेकंड के एक्सेप्शन पढ़ना बाकी सब खत्म हो गया। वो तो अपन क्या बहुत ज्यादा घुस रहे हैं, घुसेंगे जरूर, डिस्कशन करेंगे, बट एक बार वापस ओवरव्यू दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है कि हाँ ये 4 पॉइंट हमें याद रहने चाहिए। क्या? देयर आर सर्टेन सिक्योरिटीज विच आर इनएलिजिबल, देयर आर सर्टेन सिक्योरिटीज विच आर इनएलिजिबल फॉर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन। व्हिच सिक्योरिटीज आर इनएलिजिबल फॉर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन? 1 2 3 4। फोर्थ पहले बोल देते हैं, सिक्योरिटीज विच आर प्लेज्ड। नाचो। अब फर्स्ट में आते हैं। फर्स्ट में क्या है कि कंडीशन हमें बस क्या है वो याद रखनी पड़ती है, बट है वो आसान। सिक्योरिटीज अक्वायर्ड प्रीसीडिंग 3 years में। दूसरा पॉइंट, acquired for consideration other than cash, and what is involved? Revaluation of asset or capitalization of intangible asset is involved. Okay, इसी में एक और पॉइंट है 1.2 का। If the securities have been acquired in preceding 3 years in the form of a bonus issue, where what is involved? Revaluation of asset or unrealized profit is involved. या फिर you have received security in preceding 3 years in the form of bonus issue out of securities which are ineligible. ये पहला पॉइंट है। दूसरे तीसरे में बुखार तो सेम ही है। दूसरे पॉइंट के अंदर भी यही मतलब है, इफ द सिक्योरिटीज हैव बीन अक्वायर्ड बाय द प्रमोटर और देयर हेल्पर इन प्रीसीडिंग 1 year एट अ प्राइस व्हिच इज लेस देन लोअर देन द इश्यू प्राइस। बहुत ही बात खत्म। थर्ड पॉइंट आता है, सेम चीज,
if the promoter or the helper have acquired securities in preceding 1 year at a price lower than the issue price and it has been formed out of conversion from partnerships or LLPs and the management is same. ये हो गया थर्ड कंडीशन. और लास्ट तो वही, the securities have been pledged. Are we somewhere close? Yes. एकदम तूफान टॉपिक है, बट कोशिश करें तो बेस्ट पॉसिबल तरीके से हम पढ़ें. अब जो बचा हुआ हमारा दिमाग है जो खराब नहीं हुआ है, उसको खराब करने के लिए आते हैं पॉइंट 2 के एक्सेप्शन. आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. क्या है, जीवन में एक मुकाम आता है जहां पे हम लोग ये सोचते हैं कि अब और क्या ही कर लोगे, अब और क्या. मतलब ठीक है, शुरुआत में हम लोग परेशान होते हैं, क्या चल रहा है क्या चल रहा है क्या. फिर एक दिन आता है, अब क्या कर लोगे, अब इससे बुरा क्या लोगे हमारे साथ. उस प्रकार की कुछ प्रोविजन है कि अब क्या कर लोगे तुमने ये सब तो फेंक दिया हमारे ऊपर, अब बचा क्या है तुम्हारा फेंकने के लिए. देख लेते हैं उसको. तो उस प्रकार के कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे. एकदम लड़ना नहीं. एंड आई विल टेल यू, दोज डेज आर गोइंग टू मेक यू स्ट्रांग. दोज आर द डेज जब अपन सोचते हैं कि अब कर लो, क्या करना है, ठीक है. दोज आर द डेज व्हिच आर गोइंग टू मेक यू स्ट्रांग. बट कोई बात नहीं, आते हैं 3 पॉइंट है यहाँ पे. चलो चलो चलो, एकदम भावुक नहीं होंगे. पहला पॉइंट, इफ द promoter, AIF, foreign venture capital investor, scheduled commercial bank, public financial institution, insurance companies registered with IRDA. मेरे को समझ में नहीं आता, इनको इंक वेस्ट करने में मजा आता है क्या? 50,000 बार सब चीजें लिखते हैं लोग. सिंपल सा कुछ चीज लिख दो और वो आसान हो जाएगा. प्रमोटर एंड देयर हेल्पर. चलो, एज एप्लीकेबल, पे द इशुअर कंपनी को द डिफरेंस बिटवीन द price at which specified securities are offered in IPO and the price at which specified securities had been acquired. वही हमारा 2250 और 2000 का डिफरेंस. कि भैया आप IPO में, आप पब्लिक इशू में 2100 में दे रहे हो, मैंने 2000 में लिया है, मेरी सिक्योरिटीज को इनएलिजिबल कर रहे हो आप, क्योंकि मैंने IPO प्राइस से कम में लिया है पिछले 1 साल में. एक काम करता हूं ना, जितनी सिक्योरिटीज में मेरे को कराना है उनको एलिजिबल, जितनी सिक्योरिटीज को एलिजिबल करवाना है उसका 100 रुपीज पर शेयर दे देता हूं. तो अगर मैं डिफरेंस देने को रेडी हूं तो मेरी सिक्योरिटीज बन जाएगी एलिजिबल. बात समझ में आ रही है क्या? इजी इजी इजी. ये पहला एक्सेप्शन हो गया, पहली दवाई जिससे कि वो एलिजिबल हो सकती है. दूसरा, इफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आर अक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ द स्कीम under section 230 to 234 of Companies Act as approved by High Court, Tribunal, Central Government as applicable by the promoter in lieu of business and invested capital that had been in existence for a period of more than 1 year. थोड़ा पड़ा पड़ा सा लग रहा है? Yes, yes, yes. बस वैसा ही कि अगर मान लीजिए आपको ये जो सिक्योरिटीज पिछले 1 साल में कम रेट में मिली थी, ये आपको इसलिए मिली थी बिकॉज हाई कोर्ट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या ट्रिब्यूनल ने एक स्कीम के तहत अप्रूव करके आपको दिया था, और इसके बदले में आपने जो शेयर्स होल्ड कर रखे थे वो शेयर्स आपने होल्ड करते फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर. ये अपन ऑलरेडी एक जगह पे पढ़ चुके हैं वैसे भी. तो बस सेम पॉइंट यहाँ पे वापस लेकर आए हैं, ये पॉइंट कि ऐसे जो आपको सिक्योरिटीज मिली हुई है ना वो भी एलिजिबल रहेंगी, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं. अगर आपको कम प्राइस में दी है तो भी क्या रहेंगी, एलिजिबल रहने वाली हैं. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है बेटा जी, चलो. तो ये एक और पॉइंट हुआ. और लास्ट पॉइंट आता है, टू एन IPO बाय अ गवर्नमेंट कंपनी, statutory authority or a corporation or any SPV set up by any of them which is engaged in infrastructure sector. सुने पॉइंट वापस आ रहे हैं. अब यही बात मैं आपको कह रहा था, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ICDR. ICDR में अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो इसी तरह के पॉइंट्स बाकी रेगुलेशन में आते रहेंगे. अरे हाँ ये तो पॉइंट्स 3-4 याद है, ये यहीं पे चिपकान है. तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में मेहनत लगती है सिर्फ. तो ये इस प्रकार की चीज है. मुझे बताओ कि ये इंफ्रा वाला पॉइंट और ये 1 ईयर वाला पॉइंट कहां पड़ा? ऑफर फॉर सेल एप्लीकेबल नहीं होता है. ऑफर फॉर सेल के यस, ब्यूटीफुल. ऑफर फॉर सेल के अंदर एक प्रोविजन होता है कि जो व्यक्ति ऑफर फॉर सेल में दे सकता है उसके लिए 2 एलिजिबिलिटी आती है. पहला तो फुली पेड अप होता है, दूसरा होता है द पर्सन मस्ट हैव हेल्ड द सिक्योरिटीज फॉर एटलीस्ट 1 ईयर. वहाँ 1 ईयर की कंडीशन जो है वो अप्लाई नहीं होती है. कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या फिर इनको मिला के कोई SP बनी है, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या फिर कोई भी कॉर्पोरेशन और SPV सेटअप बाय दीज टू विच इज एंगेज्ड इन इंफ्रा सेक्टर. या फिर ऊपर पड़ा था कि कोई भी व्यक्ति जिसने कोई अपना बिजनेस या शेयर्स होल्ड कर रखे हैं 1 ईयर से ज़्यादा, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कंपल्सरी, गवर्नमेंट ने, ट्रिब्यूनल ने या फिर हाई कोर्ट ने एक स्कीम अप्रूव करके आपसे वो लेकर और आपको शेयर्स दे दिए हैं, तो उस केस में भी आपके ऊपर 1 ईयर का रिक्वायरमेंट नहीं आता है. सेम कॉपी पेस्ट 2 कंडीशन यहाँ पे दे दी है. और पहली कंडीशन तो लॉजिकली है डिफरेंस इन मनी वाली. तो आई थिंक वी कैन हैंडल दिस अप. आर वी अंडरस्टैंडिंग? चलो आ जाओ.
तभी तो इतनी कम जगह में वो बैठ जाता है। इधर आ जाओ। प्रमोटर हेल्पर हैव अक्वायर्ड शेयर्स इन प्रीसीडिंग 1 ईयर एट अ प्राइस लोअर देन द इशू प्राइस। ठीक है, ये है। तो ये हो गया है कि ये सिक्योरिटी इनएलिजिबल हो जाएगी। लेकिन 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 प्रोवाइडेड नथिंग कंटेन दिस क्लॉज शेल अप्लाई, ये अप्लाई नहीं करेगा, तो ये इनएलिजिबल हो जाएगी। बट नेक्स्ट चीज, ये एलिजिबल हो जाएगी। इफ, वो इफ है, एलिजिबल हो जाएगी इफ 1, 2 या 3। पहला पॉइंट, इफ द प्रमोटर और हेल्पर इज रेडी टू पे द डिफरेंस टू द इश्यूअर। इफ प्रमोटर और हेल्पर pays the difference to the issuer, मतलब कंपनी को अगर डिफरेंस देने को रेडी हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा आ जाता है आपका इफ इट इज इफ owing to a स्कीम, हाई कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड। इफ ओइंग टू अ स्कीम विच इज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल अप्रूव्ड स्कीम है, दे हैव गॉट द शेयर्स। शेयर्स हैव बीन रिसीव्ड। इसके अंदर फर्दर पॉइंट ये आता है, दे हैव हेल्ड दोज बिजनेस और दोज शेयर्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। उसके बाद में स्कीम हुई है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो हमको दिखता है वो कौन सा दिखता है? सेम वाला। दो कंपनी का नाम बोलो। गधों स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, या फिर इन दोनों की बनाई हुई कोई भी एसपीवी या कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन, या फिर इनकी बनाई हुई कोई भी एसपीवी या कॉर्पोरेशन विच इज इंगेज्ड इन इंफ्रा सेक्टर। तो ये केस में भी एलिजिबल हो जाएंगी। अब यहां पे आपको क्यों मेहनत नहीं करनी है? बिकॉज ये पॉइंट्स हम एक बार समरी में यहां पे लिख रहे हैं और यहां पे हम एक मार्किंग देते हैं सेम लाइक ओएफएस। तो जब भी आप पढ़ेंगे आपका ओएफएस वाले पॉइंट है तो वहां पे जाके आप उसको डिटेल में देख सकते हो और एक ही बार मेहनत करके उसको याद कर लेना है। और यहां पे हमारा खत्म हो जाता है ईच एंड एवरीथिंग अबाउट प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आईसीडीआर। थोड़ा समय लगता है बट कोशिश ये करनी चाहिए हमें, सिर्फ ऐसे नहीं कि पढ़ के खत्म कर लिया। ये ऑलमोस्ट आज के लेक्चर में याद ही हो जाना चाहिए। तो जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठोगे, दिस इज अ टॉपिक जो जनरली स्टूडेंट्स को याद करने में ट्रबलसम रहता है। तो अगर अभी याद हो गया है तो वंस एंड फॉर ऑल प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इज ओवर। वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग रेफरिंग फ्रॉम द बेर एक्ट। बेर एक्ट को रेफर करने का ज़्यादा बड़ा रीजन ये था कि इतने माइनर अमेंडमेंट्स आए हुए हैं कि प्रोविजंस अपन ने वहीं से पढ़े तो बेस्ट। आर यू ऑल विथ मी? दिमाग में बैठ चुका है? चलिए, कोई सवाल अभी यहाँ पे? तो अब करेंगे थोड़ी सी मेहनत और आपको करना है बहुत सारा पेन डाउन। रोना तो आ रहा है यार, मुझे जनरली फोटो वाला गेम पक्का कल लिख कर आओगे? ठीक है, जीडीपीडी पॉज कर लो, वीडियो वाले पूरा लिखो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपका ऐसा दूसरा 2 मोबाइल है आपके पास और दूसरे से फोटो लेना चाहते हो ले लो, बट इंश्योर करो कि इनको तो मैं फोड़ दूंगा अगर लिख के नहीं आया तो, इनके चॉइस नहीं, अभी इनको बोलूंगा 2 मिनट में। आपको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है ना, बट आपको अपने नहीं मैं ताकत है। देखो आपको एग्जीक्यूटिव पता है, ये मैंने तीर निकाला, ये मैंने बाण लगाया, अटेम्प्ट की कसम है कि अगला लेक्चर देखने के पहले ये पूरा आपके नोट्स में अच्छे से पेन डाउन हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा जी? ठीक है, कोई गाली मत दो, मन में दो, ठीक है ना? बहुत देखा तो मेरे को लगती रहती है पैर वैर चलते थे, गाली वाली मत दिया करो। चलो इधर आओ। ऐसा मानते हैं ना कि हमको चलते चलते ऐसे पैर पे लग जाती है, किसी ने गाली दी, इतनी लगती है कि क्या बताऊं। चलो इधर आओ। चलो सबसे पहले कहाँ पे पेन डाउन करना है समझ लेना। पेज नंबर 1.27 और 1.26, ठीक है ना? तो आपको ऐसे ऑर्गेनाइज तरीके से पेन डाउन करना कि आपके इन 2 पेज के अंदर अच्छे तरीके, सुंदर तरीके से चार्ट बैठ जाए। तो अब आप लोग जो लेना चाहता है फोटो ले सकता है फटाफट से। कोई एक जना ले लो और ग्रुप पे डाल दो, ठीक है? हाँ वो मैं लिखवाता हूँ, वो जो मैंने कल पढ़ाया था वो लिखना बाकी है ना, वो मैं क्लास में लिखवाता हूँ, क्लास में लिखाता हूँ। ये आज ही करना, उससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है? चलो।
यस बड़ी, है ना? डन 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 डन। नहीं, आप जूम का ही लो, एक और ले लेंगे नीचे का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन डन डन। चलिए खेलो कूदो ऐश करो यारो। ओके, आई विल सी यू पीपल टुमारो। बाय बाय। आई विल सी यू पीपल द नेक्स्ट लेक्चर आल्सो। यप यप यप, बढ़ो बढ़ो आगे बढ़ो, बाय।